So hello guys, hello and welcome to the class. Hi everyone, I am CS Khandilwal and I hope you're doing good. And guys, welcome to the first day of our CMA Final DT exam oriented regular batch for May 26, September 26 and Jan 27, जिसमें कि हम लोग बहुत बढ़िया से पढ़ाई करने वाले हैं एंड मेक श्योर करने वाले हैं कि हम लोग डीटी में सभी लोग एग्जामिशन स्कोर करें. हम पढ़ाई वैसे ही करेंगे, ठीक है, कि आज हम जब चालू कर रहे हैं पढ़ाई, हम आज इसी बिलीफ से स्टार्ट करेंगे कि हमारा पेपर में डीटी में एग्जामिशन आएगा और बिल्कुल आएगा. राइट, चलो इस बैच से हमारा टारगेट जो है वो 80 मार्क्स है, 80 प्लस मार्क्स. देखो एग्जामिशन तो मैं पक्का बोल रहा हूं, मिनिमम एग्जामिशन बोल रहा हूं, हमारा पासिंग एग्जामिशन है, बट टारगेट वी आर टेकिंग इज 80 प्लस मार्क्स. ठीक है, हम लोग इतना एम कर रहे हैं कि हम 80 प्लस मार्क्स अचीव कर सके इस बैच के थ्रू. ठीक है, एंड डीटी में इतने मार्क्स लाना पॉसिबल है. मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स ने लाए हैं पहले एंड आप भी उनमें से नेक्स्ट बन सकते हैं. ठीक है, ओके चलो सर, तो सबसे पहले हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं आज. ठीक है, आज बहुत ही अच्छा दिन है. जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं, बहुत बच्चे रिकॉर्डेड देखने वाले हैं बैच. ठीक है, उनके बता दूं कि आज हम लोग जब स्टार्ट कर रहे हैं बैच, तो आज बेटा नवमी का दिन है, नवरात्रि का आखिरी दिन है. आज बहुत ही शुभ दिन है. आज हमारे घर पूजा भी थी, मैं इसलिए कुर्ते में हूँ, आप देख सकते हैं. ठीक है, तो आज बहुत ही शुभ दिन है जिस दिन हम स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले माता रानी को हम एकदम हाथ जोड़ के एकदम प्रार्थना करेंगे कि हमारी बैच और हमारी पढ़ाई बहुत बढ़िया से हो. ठीक है, ऑल्सो हम स्टार्ट करते हैं बेटा कभी भी कोई भी चीज़ तो हम लोग गणेश जी का नाम लेते हैं. राइट, तो हम आज भी गणेश जी का नाम लेंगे. ठीक है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. है ना. तो जैसे मैंने अपना इसके पहले अभी खजाना बैच लिया था, एक लास्ट लाइव बैच मैंने फाइनल का खजाना बैच लिया था, वो मैंने स्टार्ट किया था सावन के फर्स्ट डे पे. ठीक है, एंड वो बहुत ही अच्छा बैच गया. वैसे ही आज मैं भी ये बैच आज नवमी के दिन स्टार्ट कर रहा हूँ भगवान का नाम लेके. एंड आई बिलीव एंड आई होप कि ये बैच बहुत ही बढ़िया जाने वाला है अपन लोग का, एंड अपन मचाएंगे इस बैच में. ठीक है, ओके चलो सर, सबसे पहले ड्यूरेशन ऑफ द बैच की बात करते हैं सर. ये होने वाली बेटा 140 से 150 आवर्स की. ठीक है, 150 आवर्स में अपन पूरा डीटी खत्म करेंगे बहुत बढ़िया से. ठीक है, कोई फालतू की बात नहीं होगी, कुछ भी ऐसा एकदम ऑफ द टॉपिक बात बहुत कम होगी अपनी, सिर्फ सब्जेक्ट की बात होगी और उसके अलावा थोड़ा मोटिवेशन की बातें होगी. जो हम बीच बीच में स्टोरीज की बात करते हैं, थोड़ी बहुत स्टोरीज बात करते हैं हम लोग, थोड़ी रियल लाइफ स्टोरीज, थोड़ी सी बातें करते हैं जिससे आपकी पढ़ाई में आपको काफ़ी हेल्प होती है, प्रिपरेशन टाइम बहुत हेल्प होती है. ठीक है, वो बातें करेंगे. उसके अलावा हम लोग बैच में बहुत बढ़िया से 150 आवर्स इफेक्टिव स्टडीज़ करेंगे. राइट, हमारा एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट बेटा 30 नवंबर है, बट हम ट्राई करेंगे उसके पहले ही हम खत्म कर दें बैच. बुक्स बेटा आपके पास 3 आएगी. पहला आएगा स्मार्ट नोट्स, दूसरा आएगा क्वेश्चन बैंक एंड तीसरा आएगा खजाना नोट्स. से तीनों बुक क्या क्या है बता दीजिए एक बार. देखो स्मार्ट नोट्स जो है ये हमारी कंसेप्ट बुक है. ठीक है, इसके अंदर सारे कंसेप्ट बहुत ही बढ़िया से दिए हुए हैं. ठीक है, मैं आपको डेमो दिखाऊंगा स्मार्ट नोट्स का, कल दिखाऊंगा या फिर आज, या बोलेगा आज ही दिखा दूंगा मैं स्मार्ट नोट्स डेमो, अभी ये बात खत्म होने के बाद. तो उसका पीडीएफ दिखाऊंगा आपको मैं आज, वो प्रिंटिंग में चालू है अभी. ठीक है, तो वो आपको मिलने वाली बेटा फुली अमेंडेड कंसेप्ट नोट्स, जिससे आप बहुत बढ़िया से पूरा डीटी एकदम अभी भी पढ़ सकते हो, आज भी एंड लास्ट डे भी. आपको ऐसा नहीं करना है कि आज अलग बुक पढ़ना है, लास्ट डे अलग बुक पढ़ना है. आपको सेम बुक आप आज से लास्ट डे तक पढ़ सकते हो. आपको वो बुक ऐसा लगेगा आपने खुद से लिखी हो. हमने इस तरीके से बनाई है उस बुक को. ठीक है, मैंने खुद से डिज़ाइन की है वो पूरी एक एक चीज़ उसमें उस बुक में. राइट, तो स्मार्ट नोट्स है. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बैंक है बेटा. क्वेश्चन बैंक में क्या है सर, क्वेश्चन बैंक में हमने 600 प्लस क्वेश्चंस कवर किए हैं लेटेस्ट एग्जाम तक. आपका लेटेस्ट एग्जाम कौन सा हुआ है अभी, हम जिस दिन ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारा सितंबर 25 का एग्जाम हुआ है. तो इसकी आरटीपीज एमटीपीज के सॉल्यूशंस हैं हमारे पास. सितंबर 25 का जो पेपर आया था उसके सॉल्यूशंस अभी है क्या, नहीं, तो उसके क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं होंगे. बट उसके पहले तक सितंबर 25 की आरटीपी तक आपके क्वेश्चन बैंक में सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड रहेंगे. ठीक है, जो आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में क्वेश्चन बैंक आएगा. इसके अलावा जो बच्चे मई 26 में एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए बेटा आपको जो एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, आपको जनवरी की एमटीपी आरटीपी, ठीक है, एंड मई की एमटीपी आरटीपी. राइट, ये आपको बुक के अलावा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जो मैं आपको बना के उसका कंटेंट दे दूंगा. जनवरी का तो मैं दे दूंगा और मई का आपके एग्जाम के टाइम पे आएगा, तो मैं वो भी मैं यूट्यूब पे कराऊंगा ही आपको. ठीक है, तो इतना आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा. और होता क्या, जैसे आरटीपी में तो फिर भी नए क्वेश्चन आते हैं, एमटीपीज में ना मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं. तो जैसे जैन की एमटीपी एंड मई की जो एमटीपी आएगी आपकी नेक्स्ट, ठीक है, मई 26 की,
इनमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, उसमें से 30-40% तो आपके रिपीटेड क्वेश्चन रहेंगे जो आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। जो नए क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको यूट्यूब पे सारे क्वेश्चंस करवाता हूँ, मैं सब कुछ करवाता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है, जो एमटीपीज आरटीपीज आती है, तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं सितंबर 26 में या फिर जैन 27 में, अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे एग्जाम में, सितंबर 26 जैन 27, तो एक एक अटेम्प्ट की एमटीपीज आरटीपीज ऐड होती जाएगी, ठीक है। तो मेरा फिर से कहना वही रहेगा कि आपको उसकी कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी उसमें नए क्वेश्चंस आएंगे, नए क्वेश्चंस, उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा और आप उसमें से कर सकते हैं सॉल्व, और वो उसका वीडियो भी मिलेगा आपको, मैं करवा के दूंगा वो क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको खुद से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की। जितने क्वेश्चंस हम करने वाले हैं उसमें सारा कुछ कवर्ड है, आईसीआई के सारा स्टडी मैट, सारी आरटीपीज एमटीपीज, पास्ट पेपर्स, सब कुछ कवर्ड है। हम कब से कवर कर रहे हैं बेटा? हमने मई 18 एमटीपी आरटीपी से लिया है। मई 18 मतलब बहुत पुराना अटेम्प्ट हो गया, ठीक है। जब इसके पहले वाला जो अभी ओल्ड कोर्स था, वो जब आया था ना मई 18 में, वो न्यू कोर्स बन के आया था, तब से लेके आज तक के सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, डन। तो आपको क्वेश्चन के लिए कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है। एंड जितना मैंने नोटिस किया है और जितना मैंने बच्चों से बात की है, हमारा क्वेश्चन बैंक जो है, इट इज़ मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव अमॉन्ग ऑल द क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल इन द मार्केट। हमने जितने क्वेश्चंस कवर किए, हमने 600 प्लस क्वेश्चंस कवर किए, उतने किसी भी क्वेश्चन बैंक में नहीं है, ठीक है। तो आपको मतलब कहीं भी ये डाउट नहीं करना पड़ेगा कि क्वेश्चन कम तो नहीं कर रहे हम, आप सारे क्वेश्चन देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो आप, ठीक है, डन। अब सर नेक्स्ट बात करेंगे हम खजाना नोट्स की। अब से खजाना नोट्स क्या है सर? तो खजाना नोट्स क्या होते हैं बेटा? ये मैंने बनाया खजाना नोट्स, इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड, ठीक है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नोट्स, जो कि हम लास्ट डे रिविजन में हमको मदद करने वाले हैं। सर खजाना नोट्स में ऐसा क्या है सर? देखो, ये कोई और ने आज तक सोचा भी नहीं है, किसी ने बनाया भी नहीं है। जब मैं एज अ स्टूडेंट जब पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी इस चीज़ में, तो मैंने उस चीज़ को, दिक्कत को, बच्चों की दिक्कत को एड्रेस किया। आपके खजाना नोट्स में पीजीपी के एडजस्टमेंट्स हैं, जिससे फर्स्ट पीजीपी क्वेश्चन आता है 14 मार्क्स का, वो आप पूरा सॉल्व कर पाते हो। सारे टैक्स रेट्स, जितने भी पूरे डीटी में अभी टैक्स रेट्स आएंगे आपको, आप पढ़ोगे ना, आपको बहुत सारे टैक्स रेट्स मिलेंगे, बहुत सारे, वो सब कंपाइल्ड है। आपके इंटरनेशनल टैक्स में जितने टैक्स रेट्स हैं सब कंपाइल्ड है। जितने इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, यस आपके लिए डेट्स भी इंपॉर्टेंट है, कई डेट्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट्स। बहुत सारे अमेंडमेंट्स ना डेट के पहले, डेट के बाद होते हैं, ठीक है। तो डेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कई जगह, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट टाइम लिमिट्स, सारी इंपॉर्टेंट पेनाल्टीज, पूरे डीटी की, मतलब सिर्फ एक चैप्टर की नहीं, पूरे डीटी और इंटरनेशनल टैक्स की, सब कुछ मैंने कंपाइल किया है, ठीक है। कुछ चार्ट्स भी दिए हैं उसमें, बहुत बढ़िया 80-90 पेज का एक नोट्स है खजाना नोट्स, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको लास्ट डे पढ़ने में काफ़ी हेल्प करेगा। लास्ट डे सिर्फ ये नहीं पढ़ना है आपको, बट आपको जैसे देखना है, पूरे रेट्स देखना है एक साथ, पूरी टाइम लिमिट्स देखना है, सब कुछ आपको मिल जाएगा उसमें। और एक खजाना नोट्स के वीडियोस भी अलग से आते हैं यूट्यूब पे आपके रिविजन के लिए, ठीक है। तो आपको मज़ा आएगा इसमें, ठीक है। चलो, अब सर ये बुक्स डिलीवर कब होने वाली है हमको? तो देखो, आपको स्मार्ट नोट्स आएंगे बेटा 1 वॉल्यूम में आएंगे, ठीक है, और क्वेश्चन बैंक जो आएंगे 2 वॉल्यूम्स में आएंगे, ठीक है। सर डिस्पैच कब स्टार्ट होगा इसका? तो बेटा आज 1 अक्टूबर को हम ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं, आपका डिस्पैच स्टार्ट होगा बेटा 7 अक्टूबर को, ठीक है। तब तक ले सर कैसे करेंगे हम लोग? आपको भी स्मार्ट नोट्स के दोनों वॉल्यूम का वो मिलेगा, दोनों वॉल्यूम, सॉरी स्मार्ट नोट का एक ही वॉल्यूम है, वो पूरा मिल जाएगा अभी। एंड क्वेश्चन बैंक का फर्स्ट वॉल्यूम मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक का सेकंड वॉल्यूम जो आएगा वो आपको आई थिंक जब तक हमारा नेक्स्ट वो चैप्टर चालू होंगे तब तक आ जाएगा सेकंड वॉल्यूम, ठीक है, ओके। तो ये आपको 7 अक्टूबर से डिस्पैच स्टार्ट होगा हमारा, तो ये आपको मिल जाएगा आई थिंक 3-4 दिन में, 5 दिन मिल जाना चाहिए उससे, ठीक है। तब तक पढ़ाई कैसे करेंगे हम लोग? तब तक बेटा हम लोग पीडीएफ से पढ़ाई करेंगे, तब तक हमारा फर्स्ट चैप्टर चालू होगा एंड सेकंड चैप्टर चालू होएगा ही बस, ठीक है। उसके 3-4 दिन होंगे, तब तक हमको पीडीएफ मिल जाएंगे, पीडीएफ से हम पढ़ाई कर लेंगे तब तक, ठीक है। एंड शुरू में काफ़ी नोटिंग का भी चीज़ें रहेंगी, तो शुरू के दिनों में अगर आपके पास बुक नहीं भी रही तो चलेगा, हम लोग कॉपी में काफ़ी कुछ लिखने वाले हैं, ठीक है। चलो, अभी बेटा ये बुक्स की बात हो गई, अब डाउट्स की बात करते हैं सर। सर डाउट सॉल्व कैसे होंगे इस क्लास में? तो बेटा टेलीग्राम ग्रुप है आपका, उसकी लिंक प्रोवाइड की है मेल पे मैंने, ठीक है। उसमें से आप मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है।
आप ग्रुप खोलने बोलोगे, मैं ग्रुप खोल भी दूँगा, ग्रुप पे बात कर सकते हैं, ग्रुप पे डिस्कशन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? इसके अलावा आप मुझे कभी भी डीएम कर सकते हैं डाउट्स के लिए, मैं पूरा डीएम पे रिप्लाई करता हूँ। ऑल्सो हम क्लास में डाउट्स पूरे हैंडल करते हैं, टैकल करते हैं। जो बच्चे लाइव बैठेंगे, उनके हम डाउट्स क्लास में ले लेंगे। जो बच्चे रिकॉर्डिंग करने वाले हैं, उनकी डाउट जो होंगे, वो हम टेलीग्राम पे डीएम पे सॉल्व करते हैं सारे, ठीक है? अब हाँ, इसका एक रूल है बेटा डाउट्स का, ठीक है? अगर मैं रिप्लाई ना करूँ, तो आप मुझे परेशान कर सकते हैं। आप मुझे कितना भी मैसेज कर सकते हैं, सर रिप्लाई करो, 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 करो। थोड़ा पोक कर सकते हैं आप मुझे। क्योंकि क्या होता है बेटा, आई टीच सीए फाइनल स्टूडेंट्स एज़ वेल एज़ सीए इंटर स्टूडेंट्स, एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हो जाते हैं। तो बहुत डाउट्स आते रहते हैं मुझे। तो इट इज़ पॉसिबल कि कोई ना कोई डीएम छूट जाए मुझसे, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको बुरा नहीं मानना है कि सर ने रिप्लाई नहीं किए, सर में बहुत एटीट्यूड है, हम अब सर से बात नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करना है। देखो, मैं आपको बाबू सोना नहीं हूँ, ठीक है? मैं आपका टीचर हूँ। तो और जो आपको सर्व कर रहा है अभी, ठीक है? तो अगर मैंने सर्व नहीं किया, आपको डाउट सॉल्व नहीं किया, तो मुझे परेशान कर दो। सर रिप्लाई करो, परेशान कर दो, ठीक है? और रिप्लाई ले लो मुझसे, मैं रिप्लाई कर दूँगा। वैसे मैं रिप्लाई कर दूँगा, बट क्या होता है बेटा, कई लोगों के डाउट्स ना ऐसे आते हैं, जैसे मैं चेक नहीं कर पाया। मैं क्लास में हूँ, जैसे अभी 3 घंटे क्लास में रहूँगा। इन 3 घंटों में कोई डाउट आया, फिर मैं क्लास के बाद गरबा खेलने चले जाऊँगा आज, अभी नवरात्रि चल रही तो। या फिर मैं कुछ काम में लग जाऊँगा, तो कई बार वो डीएम बहुत नीचे चले आता है, राइट? अब वो नीचे चला गया, तो यार मिस हो जाता है डीएम। और बच्चे बोलते हैं, सर हमने 2 महीने पहले मैसेज किया था आपको, आपने अभी तक रिप्लाई नहीं किया। अरे भाई, 2 महीने पहले किया था मतलब वो कितने पीछे चला गया होगा? मैं चेक नहीं कर सकता पूरे मैसेज पर्सनली, इतने सारे, अगर मुझे आप बार-बार फ़ॉलो अप नहीं लोगे तो, ठीक है? तो आपका काम है कि मैंने गलती से डाउट सॉल्व नहीं किया, तो पागल कर देना मेरे को, उसकी आपको पूरी छूट है, ठीक है? चलो। सर रिविज़न कैसे होंगे सर? डेली जब क्लास स्टार्ट करेंगे हम, तो कल जो पढ़ा हमने उसका रिविज़न करेंगे हम स्टार्टिंग में, ठीक है? रिविज़न आफ्टर क्लास कैसे होंगे सर? तो यूट्यूब पे आपको पूरा रिविज़न सपोर्ट मिलेगा बेटा। देखो, डीटी में क्या होता है, आप अभी पढ़ाई करोगे, एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल कि आज से 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, जब आप पढ़ने बैठोगे 3-4 महीने बाद, तब ऐसा हो सकता है आप भूल जाओ, या फिर वो चीज़ें याद ना आएँ। उसके लिए हम यूट्यूब पे पूरे रिविज़न्स लेते हैं, ठीक है? हम लोग हर चैप्टर का चैप्टर वाइज़ रिविज़न लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मैराथन्स लेते हैं, बहुत चीज़ें आती हैं यूट्यूब पे, आपको वो सब करने में मज़ा आएगा, ठीक है? अभी वो क्या आता है, आप अभी अभी से मत सोचो उसके बारे में, बस ये समझो कि इवन टिल द लास्ट डे आई विल बी देयर विथ यू, ठीक है? आपका पेपर जब रहेगा 1:30 पीएम, 1:45 पीएम, तब तक मैं साथ में रहूँगा आपके, राइट? रिवीजन ऑडियो सर क्या है सर? तो देखो क्या होगा कि हम जब भी पढ़ाई करेंगे क्लास में, ठीक है? तो क्लास के बाद जो रोज़ क्लास में पढ़ रहे हैं हम, उसका एक रिवीजन ऑडियो मैं आपके साथ अपलोड कर दूँगा, ठीक है? रिवीजन ऑडियो जो भी रहेगा, उसमें टॉपिक का नाम लिख के सब मैं पूरा अपलोड कर दूँगा आपके पास, ठीक है? तो रोज़ का पास रिवीजन ऑडियोज़ रहेंगे। तो बाय द एंड ऑफ द क्लास आपके पास पूरे ऑडियोज़ रहेंगे, जिससे आप पूरा डीटी रिवाइज़ कर सकते हो, है ना? एंड मैं जैसे ऑडियोज़ बना के जब अपलोड करूँगा, मैं सब में टॉपिक का नाम भी लिख दूँगा। ये टॉपिक है, ये टॉपिक इसमें क्या कवर्ड है, मैं उसमें नाम लिख दूँगा। तो आप टेलीग्राम पे भी सुन सकते हो उसको, और फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हो अपने, और अलग से भी सुन सकते हो। कुछ भी रिवाइज़ करना है तो आपको काफ़ी हेल्प होगी उससे। सर क्लास अपलोड का क्या सीन होगा सर? तो देखो, डेली क्लास आपकी अपलोड होगी रात को ऐप पे। हम क्लास खत्म करेंगे, हम तुरंत ही उसको ऐप पे अपलोड कर देते हैं, ठीक है? तो बाय द मिडनाइट आपके ऐप में वो अवेलेबल हो जाएगा। तो कुछ लोग सुबह देखना चाहते हैं अगर, सुबह देख सकते हैं क्लास को, ठीक है? सर क्लास नोट्स जो आप लिखोगे क्लास में, हमको लिखना है क्या सर साथ में? तो बेटा आपको रजिस्टर बनाना है, ठीक है? मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स लिखूँगा, कुछ चीज़ें लिखूँगा, जो आपको लिखने की इच्छा है आप लिख सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है सर मुझे लिखना नहीं है, तो आपको क्लास नोट्स मिल जाएँगे बेटा, ठीक है? मेरे क्लास नोट्स अवेलेबल रहेंगे, उससे आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है? वो आप प्रिंट कर सकते हो, पीडीएफ मिल जाएगा आपको, उससे आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है? सर क्लास सेम डे अपलोड होगी? हाँ बेटा, सेम डे अपलोड हो जाएगी क्लास। मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपलोड कर दूँगा क्लास नोट्स, एंड ड्राइव फ़ोल्डर बना दूँगा, उसमें चैप्टर वाइज़ मैं अपलोड करते जाऊँगा, ठीक है? सर क्लास टेस्ट, सर क्लास टेस्ट कैसे होंगे सर? तो देखो, चैप्टर वाइज़ टेस्ट लूँगा बेटा मैं, और 2 फुल सिलेबस टेस्ट लूँगा, ठीक है? तो आपको चैप्टर वाइज़ टेस्ट देना है। आपको कोशिश करनी है आप चैप्टर वाइज़ टेस्ट दो। जो भी टेस्ट रहेंगे बेटा,
ऐसे क्वेश्चन पेपर और सॉल्यूशन हमारे जो ग्रुप होगा टेलीग्राम ग्रुप उसमें अपलोडेड रहेंगे, तो वहाँ से टेस्ट पेपर एक्सेस कर सकते हैं एंड उसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर देख सकते हैं, राइट। सर क्या हमारा जो क्लास है ये, क्या हमको पेपर 6 आईबीएस में हेल्प करने वाली है? एब्सोल्युटली यस। हम क्लास में इस तरीके से ही पढ़ाई करेंगे कि हम लोग की जो ये क्लास है, जो हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, इससे हम पेपर 6 आईबीएस भी अच्छे से बना पाए, ठीक है। सर अप्रोच इन क्लास क्या रहने वाली है सर? देखो, हम लोग अप्रोच करेंगे, मतलब हम लोग टारगेट करेंगे 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है। क्योंकि डीटी में क्या होता है बेटा, डीटी में 50% 60% एग्जाम में नए क्वेश्चंस आते हैं एंड नए क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी हो। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कुछ भी कर लें, आप पेपर नहीं बना पाएंगे। यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी 100% हो, ठीक है। अब कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी रहेगी तो दो चीज़ें होगी, आप पेपर तो बना पाएंगे, साथ में आईबीएस में भी हेल्प होगी आपकी एंड एमसीक्यूज में बहुत हेल्प होगी। जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं एमसीक्यूज के लिए अलग से प्रैक्टिस करना है क्या, कुछ अलग से कुछ करना है क्या? तो आई टेल यू वन थिंग, वन वेरी बेसिक थिंग, ये सब सब्जेक्ट पे लागू होती है। हमको एमसीक्यू के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, ठीक है। अगर हम कंसेप्चुअली बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे ना तो एमसीक्यूज आराम से बन जाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे नए एमसीक्यूज आते हैं पेपर में, ठीक है। पढ़े हुए कुछ भी नहीं आते, मतलब एमसीक्यूज आपने कोई प्रैक्टिस भी कर लिया किसी क्वेश्चन बैंक से तो देखा हुआ एग्जैक्टली नहीं आएगा, सब नया आएगा। तो उसके लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी अचीव करना बहुत ज़रूरी है। तो अचीव कर लोगे तो आप पेपर मतलब एमसीक्यूज बना लोगे इजीली। यू वोंट बिलीव, मेरे एटलीस्ट 8 से 10 स्टूडेंट्स के 30 आ रहे हैं एमसीक्यूज में इस बार सेप्टेम्बर 25 में, 30+ मार्क्स, 30+ मतलब 30 एग्जैक्टली आ रहे हैं, मतलब एक भी गलती नहीं हुई है, राइट। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 26 28 ऐसे आ रहे हैं। ऐसा कैसे आ रहे हैं सर? क्योंकि बेटा हम लोग, मतलब अप्रोच हमारा वैसा है कि हम लोग तैयारी ऐसी करते हैं पढ़ाई क्लास में कि बच्चे एमसीक्यूज भी अच्छे से बना पाएँ, ठीक है। तो बताऊँगा हम कैसे पढ़ते हैं, बताऊँगा आपको आगे, ठीक है। तो आपको बता रहा हूँ, बस काफ़ी बच्चों के आ रहे हैं 30 मार्क्स एमसीक्यूज में, क्योंकि आजकल पेपर मिल जाता है एमसीक्यू का एंड आंसर चेक कर सकते हैं हम लोग। तो बच्चों ने चेक किया और 30+ आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, सब मार्क्स बोल रहे हैं ऐसे बच्चे, ठीक है। चलो सर, हम लोग सारे क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व करेंगे, विल सॉल्व ऑल क्वेश्चंस इन द क्लास, राइट। जो भी चीज़ें याद करने की है, देखो डीटी में आप बिलीव नहीं करोगे, आपको बहुत चीज़ें याद करनी पड़ती है। आप बोलोगे सर फाइनल में आके भी याद करना पड़ता है क्या? हाँ बेटा करना पड़ता है, दैट्स अ सैड रियलिटी, बट यस याद करना पड़ता है। तो सर याद कैसे करेंगे हम लोग? भाई ये सब करा देगा, चिंता मत करो। हम आपको क्लास में ही हम लोग क्या करेंगे, जो भी चीज़ें याद करने के, टैक्स रेट्स, टीडीएस रेट्स, आपकी पेनाल्टीज, जो भी चीज़ें याद करना पड़ता है हमको, हम सब कुछ क्लास में याद कर लेंगे। एवरीथिंग विल रिमेंबर इन क्लास इटसेल्फ, ठीक है। साथ में हम लोग 1.5 डेज के लिए ना अभी से प्रिपेयर करेंगे। सर क्यों सर? अभी से क्या करना है प्रिपेयर करके? बेटा हम लोग पढ़ाई तरी जब करेंगे ना तो हम लोग ऐसे मेक श्योर करेंगे, हम अभी से मैं गाइड करता रहूँगा आपको कि लास्ट 1.5 डेज में कैसे पढ़ना है आपको। क्योंकि डीटी देखो अभी पढ़ना आसान है, अभी आपके पास 3-4 महीने 5 महीने हैं 6 महीने हैं जब से भी आप पढ़ रहे हो, बट आप अभी पूरा फैल फैल के पढ़ सकते हो, एकदम पढ़ लेट गए एकदम पढ़ते पढ़ते कि खूब पढ़ रहे हैं, एकदम डिटेल में पढ़ रहे हैं, खूब सारा पढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत टाइम लेके पढ़ रहे हैं, टाइम दे रहे हैं पूरा सब्जेक्ट को, बट अल्टीमेटली एवरीथिंग कम्स डाउन टू दैट लास्ट 1.5 डे। अगर आप लास्ट डे रिवाइज नहीं कर पाए अच्छे से तो आप पेपर में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा सब्जेक्ट है, उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है लास्ट 1.5 डेज में, राइट। तो हम लोग अभी से ऐसी तैयारी करेंगे कि हम लोग लास्ट 1.5 डेज के लिए अच्छे से पढ़ पाएँ। उसके लिए कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो हम अभी से बात करते रहेंगे उस बारे में। मैं आपको ट्रिक्स बताऊँगा, कुछ चीज़ें बताऊँगा, प्लस कैसे आपको कंटेंट शॉर्ट करना है, कैसे पढ़ाई की स्पीड बढ़ानी है, वो सब बताऊँगा मैं, अभी से बात करेंगे उस बारे में अपन पढ़ते-पढ़ते ही। प्लस एक बहुत मेन अपनी क्लास का एक फीचर है कि हम सारे ट्रिकी पॉइंट्स क्लास में डिस्कस करते हैं। तो ट्रिकी पॉइंट्स क्या होते हैं सर?
व्हाट आर ट्रिकी पॉइंट्स, हमने सुना नहीं कुछ भी। तो देखो ये कंसेप्ट आई ब्रॉट इन 2021 आई गेस, 21 22, जब फर्स्ट टाइम किसने इस बारे में बात की कि मैंने स्टार्ट किया कि ट्रिकी पॉइंट्स पे बात करना चालू किया मैंने, कि हर चैप्टर में क्या होता है, आईसीआई कुछ ट्रिकी पॉइंट्स पे क्वेश्चन पूछता है बार बार, क्योंकि होते हैं ट्रिकी पॉइंट्स कुछ, कि ये कंसेप्ट तो ऐसा है बट क्वेश्चन ऐसा घूम के आता है इसमें। कंसेप्ट पढ़ लिया अपन ने, प्लेन प्लेन कंसेप्ट पढ़ लिया, बट कई क्वेश्चन में कई कंसेप्ट के ट्रिकी पॉइंट होते हैं जो हम क्वेश्चन समझ पाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्लास में हर चैप्टर के बाद बहुत सारे ट्रिकी पॉइंट डिस्कस करूंगा कि कहाँ कहाँ गलती होती है हमसे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। इवन हम लिखेंगे भी हमारे साथ, वैसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको खजाना नोट जो आएंगे उसमें सारे चैप्टर्स के ट्रिकी पॉइंट्स दिए हुए हैं। फिर भी हम अभी से अपने याद करने के हिसाब से अभी से ट्रिकी पॉइंट्स लिख लेंगे। सर लर्न करने होंगे क्या वो भी? अरे लर्न नहीं करना पड़ता बेटा, लर्न नहीं करना होता। क्या होता है, ट्रिकी पॉइंट है, आप जब पढ़ोगे ना, पढ़ोगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे साथ में, तो आपको समझ में आएगा अच्छा ये ऐसा है, अच्छा अच्छा ऐसा होता है इसमें, तो वो अंडरस्टैंडिंग आएगी आपको उसकी। ठीक है, और वो आपको कब हेल्प करेंगे, आप तो भी पढ़ लोगे, आप जब फर्स्ट रिविजन सेकंड रिविजन थर्ड रिविजन करोगे तब वो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं वो ट्रिकी पॉइंट्स। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा होगा उसमें कि हमको पता ऐसे यहाँ गलती कराता है, ठीक है, वो हमको पता है पहले से, तो आईसीआई जब नया क्वेश्चन भेजेगा आपको पेपर में, तो नए क्वेश्चन में हो सकता है आईसीआई ने वो गलती कराया हो एंड वो चीज़ आपसे डिमांड कर रहा हो आईसीआई, बट हमको पहले से ही पता है ये गलती होने वाली है, ये गलती आईसीआई यहाँ पर ट्रिक करने वाला है हमको, हम पकड़ लेते हैं पहले से उसको। ठीक है, ओके। सर क्लास के साथ हमको क्या करना है, व्हाट टू डू विद क्लास? तो देखो बेटा, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। सबसे पहले प्लानिंग करो अपनी। प्लानिंग क्या करना है, आप प्लान कर लो, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो अभी, आपका अटेम्प्ट जब भी है, मई 26, सितंबर 26, जैन 27, आपको मेक श्योर करना है कि आप लोग की अभी से प्लानिंग हो कि आप अगले आपके एग्जाम तक कैसे पढ़ाई करने वाले हो, क्लासेस कंप्लीट कैसे करने वाले हो आपकी पूरी, नॉट जस्ट डीटी, मैं सारी क्लास की बात कर रहा हूँ, कैसे कंप्लीट करने वाले हो, रिविजन कैसे करने वाले हो, आपका एक ब्रॉड प्लान होना चाहिए। ठीक है, एक ब्रॉड प्लान बन गया, उसके अंदर अपन छोटे छोटे प्लान बनाएंगे, अगले 2 महीने का प्लान क्या है अपना, अगले 1 महीने का प्लान क्या है, अगले हफ्ते का प्लान क्या है। ठीक है, आप अगर प्लान अच्छे से नहीं करोगे ना तो चीज़ें सही नहीं होगी। और एक बात बता दूं आपको, आप चीज़ें शेड्यूल करना स्टार्ट करो कि मुझे ये क्लास 2 महीने में कंप्लीट करनी है। एग्जाम्पल, कोई भी क्लास आप देख लो कितने घंटे, आपको कितने घंटे की क्लास है, मान लो 300 घंटे की क्लास है कोई भी, 200 घंटे की क्लास है। ठीक है, 300 घंटे क्लास कोई करता नहीं अब, ये वो टाइम चला गया, पर 200 घंटे की क्लास है मान लो, तो आपको मेक श्योर करना है 200 घंटे क्लास है, मैं अगर दिन में 4 घंटे क्लास करूंगा तो मेरा 60 डेज में होना चाहिए सब छुट्टियां मिला के। ठीक है, तो मुझे अगले 60 डेज में क्लास कंप्लीट करनी है। आपने प्लान कर लिया, आप शेड्यूल शेड्यूल बना लो, आज 1 अक्टूबर है, हमको 30 नवंबर तक ये क्लास कंप्लीट करनी है देख के, नॉट जस्ट जीटी, मैं ऐसी नॉर्मली बात कर रहा हूँ, हमसे कोई भी क्लास हो सकती है वो। अब आपने अपना शेड्यूल बना लिया ना, ठीक है, अब भले ही क्लास आपकी 30 नवंबर की जगह 10 दिसंबर को भी कंप्लीट होगी ना तो चलेगा, क्योंकि वो कंप्लीट एटलीस्ट कंप्लीट हो रही है, थोड़ा लेट हो रही है पर हो रही है। देखो एक बात समझना, द थिंग्स विच गेट्स शेड्यूल्ड आर द थिंग्स विच गेट्स डन। ठीक है, वो चीज़ें जो आप शेड्यूल करते हो ना वही चीज़ें होती है, थोड़ा लेट हो सकती है सर, पर एटलीस्ट होगी वो चीज़, समझ रहे हो? आप अगर शेड्यूल नहीं करोगे, आप हवा में चलते रहोगे, हाँ ये क्लास कर लेंगे, फिर पढ़ाई कर लेंगे, फिर ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, नहीं होता ऐसा। यू विल फाइंड योरसेल्फ इन अ पोजीशन कि आपको लगेगा यार मेरा तो बहुत सारा बच गया यार, कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। तो आज बैठकर प्लान बना लो, ब्रॉड प्लान, कि मुझे कब तक कौन सी क्लास कंप्लीट करनी है, कब तक क्या कंप्लीट करना है, और कब एग्जाम के पहले कितनी पढ़ाई करना है, कब से पढ़ाई स्टार्ट करना है सिर्फ एग्जाम की। ठीक है, डेली सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा बेटा 30 मिनट्स। देखो ये मुझे, ये टू मच टू आस्क है, 30 में आप अभी बोलोगे सर 30 मिनट्स बस, बट फ्रैंकली मुझे पता है कि क्लास के बाद आपकी पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी, आप एग्जाम टाइम अभी नहीं है तो पढ़ाई नहीं हो पाती है, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि एटलीस्ट क्लास के बाद जो क्लास में पढ़ा है ना उसे घुमा लो एक बार देख लो, एक बार समझ लो, 30 मिनट्स रोज दो कम से कम, उस चीज़ें रिटेन रहेगी आपकी।
ठीक है? इतना आप मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा 30 मिनट्स 20 मिनट्स इतना पढ़ना है। मैं एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा आपको। मैं बहुत बड़ा टारगेट नहीं दे रहा हूँ कि 2 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है, नहीं पढ़ सकते मुझे पता है आप। 3 घंटे आप क्लास बाद नहीं पढ़ सकते रोज़। बट 20-30 मिनट्स एटलीस्ट पढ़ो रोज़, ठीक है? अच्छा, ऑल्सो ये बच्चा कोई ऐसा है जो क्लास देख रहा है, जिसके एग्ज़ाम अभी से 2-3 महीने में ही है अगर, आप रिकॉर्डिंग में देख रहे होंगे, तो आई टेल यू वन थिंग कि आप क्लास के साथ 2 घंटे पढ़ाई करो रोज़ एंड मेक श्योर करो जो क्लास में हो रहा है आपका सेल्फ स्टडी उसकी खत्म हो जा रही है साथ में। क्योंकि आप वेट नहीं कर सकते उस चीज़ का कि मैं क्लास खत्म करूँगा, फिर फर्स्ट रीडिंग करूँगा, नहीं। आपको क्लास के साथ फर्स्ट रीडिंग खुद की सेल्फ स्टडी खत्म करनी है। क्लास खत्म हुई, चैप्टर खत्म हुए, एक बार क्वेश्चन खुद से लगा लो पूरे। ये आप लोग भी कर सकते हो जो अभी जिनके एग्ज़ाम को टाइम है या फिर जिनके एग्ज़ाम को टाइम नहीं है, उनको पक्का ही करना चाहिए कि क्लास खत्म हुई साथ में चैप्टर सेल्फ स्टडी खत्म, क्वेश्चन लगा लिए पूरे एक बार खुद से। हम क्लास में करेंगे, पर खुद से भी अगर प्रैक्टिस कर लो एक बार, लिख के प्रैक्टिस कर लो एक बार, काफ़ी क्वेश्चन सारे। जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जहाँ पे भी टेबल बनता है, वो लिख के प्रैक्टिस कर लो बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है? स्टार्ट राइटिंग जर्नल। तो ये क्या है सर? व्हाट इज़ दिस? ये कहाँ है सर? देखो, जर्नल क्या होता है कि जैसे अभी आपको तो शायद आपको भी नहीं लिखोगे आप लोग, बट जैसे आप प्लानिंग करते हैं ना, मैं आई यूज्ड टू राइट जर्नल में प्लानिंग करता था मैं पूरी। डायरी थी मेरी, एक डायरी होती है एक, जिसमें आप अपनी प्लानिंग लिखते हो लाइफ की। मुझे पढ़ाई ऐसे करनी है, मुझे ऐसे पढ़ना है, मतलब उसमें लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं, शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं, 7 डेज़ प्लान, टुडेज़ प्लान, टुमारोज़ प्लान, वो सब होता है उसमें। एंड यू राइट लर्निंग्स देयर कि आप लाइफ में क्या सीखे आज। जैसे मैं आई यूज्ड टू राइट, मैं अभी अभी तो नहीं लिख पाता हूँ बहुत बार, फिर भी जब भी टाइम मिलता है मैं लिखता हूँ जर्नल, अभी भी लिखता हूँ जर्नल, ठीक है? उससे मेरी बहुत चीज़ें लाइफ में सॉर्ट होती है, मैं आगे बढ़ता हूँ उससे बहुत चीज़ें लाइफ में। फिर क्या होता है बेटा कि जब आप कुछ लिखते हो ना, तो वो चीज़ रजिस्टर हो जाती है, सॉलिड हो जाती है, सॉलिड। थॉट्स जो आपके हैं लिक्विड है, लिक्विड मतलब हवा में है थॉट्स, ठीक है? तो आपने सोच लिया कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे सीए बनना है जल्दी, ठीक है? तो आपके थॉट्स वो हवा में ही हैं अभी तक, सॉलिड नहीं हुए हैं थॉट्स। आप एक बार लिख दोगे कि आई वांट टू बिकम सीए इन May 26, आपके थॉट्स लिखित में सॉलिड बन गया, सॉलिड एक मतलब यू कैन टच इट नाउ, यू कैन टच योर गोल। मतलब इससे ना डिटर्मिनेशन बनता है। से एक बार स्टार्ट किया था कंटिन्यू नहीं रहता, कोई बात नहीं, स्टार्ट करो, भले कंटिन्यू नहीं होगा, फिर से जब याद आएगा तब लिखना। हफ्ते में 2 बार लिखो कम से कम, पर लिखो। वैसे रोज लिखना चाहिए, पर रोज नहीं हो पाता, मुझे पता, लाइफ में अपन इतना सारा कुछ करते रहते हैं, मुझसे भी नहीं हो पाता अब तो। बट स्टूडेंट टाइम में रोज करता था ये चीज़, ठीक है? एंड जब मैं पढ़ाई करता था, प्रिपरेशन लीव, तब तो मैं रोज लिखता था ये चीज़, इससे काफ़ी हेल्प होती है ना? लाइफ में आप बहुत डिटरमाइंड बन जाओगे। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको लगता होगा यार कि बाकी लोग मेरे साथ वाले जो है बहुत जल्दी गोल अचीव कर लेते हैं, बहुत ईजिली कुछ मिल जाता है उनको, मुझे इतनी ईजिली नहीं मिलता, मैं उतना ईजिली कर नहीं पाता, मुझे बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत करने के बाद मिलता है मुझे कुछ। ऐसा आप में से कुछ कोई होगा, उसे पक्का करना चाहिए ये। यू स्टार्ट अचीविंग मोर थिंग्स इन लाइफ एंड मोर ईजिली, ठीक है? डन। आज से हमको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है सर। पॉजिटिव माइंडसेट मतलब आज से मैं आपको एक एक्सरसाइज देने वाला हूँ, नेक्स्ट 7 डेज के लिए आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है, ठीक है? सही मोटिवेशनल क्लास तो नहीं है सर कहीं? नहीं बेटा, डीटी की क्लास है, बट ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लास से पहले बता दूँ कि मैं ऐसे फंक्शन करता हूँ। मैं चाहता हूँ आप आज से आप भी ऐसे ही फंक्शन करें मेरे साथ, ठीक है? आज से 7 दिन आपको कुछ भी नेगेटिव बोलना नहीं है। अभी सोचने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ बोलने की बात कर रहा हूँ, एक्सरसाइज दे रहा हूँ 7 दिन की। 7 दिन तक आप लोग ट्राई कीजिएगा, फिर बताइएगा मुझे कि हम जब भी कुछ नेगेटिव बोलते हैं, यार ये अच्छा नहीं है यार, मुझे अच्छा नहीं हो रहा, नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। मुझसे नहीं हो रहा, बोलना ही नहीं कुछ भी। मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, नहीं, मैं पढ़ाई करूँगा। पढ़ाई भी नहीं हो रही है, पर मैं करूँगा अच्छे से। एक पॉजिटिव वो ऐड कर दो उसमें, ठीक है? और ऐसे करो, पॉजिटिव चीज़ को डबल डाउन करो, डबल करो,
और नेगेटिव को छोटा-छोटा कर दो। मतलब अगर आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव हो भी रहा है, उसको एक लाइन, एक वर्ड के अंदर खत्म कर दो, ठीक है? जैसे आपको किसी ने आके पूछा, ठीक है, कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक है? तो अगर अच्छी चल रही है, तो बोलना है, भाई बहुत बढ़िया चल रही है, अच्छे से पढ़ रहा हूँ, बहुत जल्दी सीए बन जाऊँगा, ठीक है? सिर्फ़ बहुत चल रही नहीं बोलना है कि अब बहुत अच्छी चल रही है, नहीं। जहाँ पॉज़िटिव बात बोल रहे हो वहाँ पे उसको बढ़ा दो वो पॉज़िटिव बात को कि भाई सब बढ़िया है, ठीक है? नेगेटिव बात बोल रहे हो, मान लो पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, तो अब क्या बोलोगे? अभी अच्छी नहीं है, पर बढ़िया करूँगा। आप समझ रहे हो? आपका पूरा माइंडसेट शिफ्ट हो जाएगा इससे, ठीक है? अगले 7 दिन बस ट्राई करना, ठीक है? कि नेगेटिव कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है? जहाँ कुछ नेगेटिव बोलने वाले रहोगे, कुछ भी नेगेटिव, रुक जाओ और पॉज़िटिव बोल दो कुछ या बोलो ही मत, मज़ा आएगा, ठीक है? आई विल वेट, ओके? आपके फीडबैक के लिए वेट करूँगा मैं। तो जर्नल में क्या लिखना होता है ले डेली, ठीक है? तो मैं एक आध दिखाता हूँ, मेरा जर्नल पड़ा होगा तो कुछ। जैसे मैं खुद को डाउट करता हूँ बहुत बार, मैं भी करता हूँ डाउट खुद को, मैं करता था पहले। एक आपका जर्नल है, पता नहीं मुझे याद नहीं है। मैंने खुद के लिए लिखा था, मैं खुद से बात कर रहा था। स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ। तू इतनी जल्दी डिसाइड क्यों कर लेता है कि तू कुछ होगा या नहीं होगा? गिव योरसेल्फ 1000 डेज़। स्वप्निल सर ने बोले थे मुझे एक बार, मैं मिलने गया था जब स्टार्टिंग किया था मैंने टीचिंग की, तो उन्होंने मुझे बोले थे 1000 डेज़ दे खुद को, फिर सोचना कुछ, ठीक है? स्टूडेंट लाइफ जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? ये बहुत पहले का जर्नल लिखा हुआ है। फिर मैंने और कुछ लिखा होगा, 23 का है ये। देखो मैंने पूरा लिखा हुआ है ये सब, कि 8-9 महीने से मैंने उस टाइम पे ना काम नहीं किया था अपने कंटेंट पे, ठीक है? सेम कंटेंट आगे बढ़ रहा था मेरा, मतलब मैंने नया कंटेंट कुछ बनाया नहीं था 8-9 महीने तक, ठीक है? तो ठीक करना है, उसमें सब मैंने लिखा क्या-क्या करना है मुझे, ठीक है? मिस्टेक्स रिपीट नहीं करना है, ठीक है? मतलब अब छोड़ो ये बहुत 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 सारी बातें हैं इसमें, ठीक है? ऐसे मैं खुद से बात करता हूँ जब लिखता हूँ, ठीक है? मैं लिखता हूँ बहुत सारी चीज़ें। जब मैंने क्लासेस बनाया था ना खुद की, जब मैंने मतलब अ, अनअकैडमी छोड़ा था और जब खुद का यश खंडेलवाल क्लासेस स्टार्ट किया था, तब मैंने थिंग्स टू डू लिखा था पूरा, क्या करना है, कैसे करना है, सब चीज़ें लिखी थी, बहुत चीज़ें डिसाइड की थी। काफ़ी कुछ करना पड़ता है बैकएंड में, ठीक है? और सब खुद से किया मैंने ये सब। तो मैं लिखता था सब कुछ, आप समझो, ये सब हवा में नहीं होता जो इतना सब करते हैं ना हम लोग बैकएंड में, आप लोग समझोगे कि जैसे हम मैं पढ़ा रहा हूँ 5 साल से पिछले, तो 5 साल में काफ़ी कुछ चीज़ें की हैं मैंने और सब खुद से ही किया है स्क्रैच से। अभी इंटर के लिए वी स्मार्ट जॉइन किया टीम, बट तब तक तो उसके पहले तक मैं किसी के साथ था नहीं। आई वाज़ डूइंग इट ऑल अलोन। तो उसमें कैसे करना है, क्या करना है, ये देखो पूरा लिखा हुआ है, सब चीज़ें लिखी हुई है कि कैसे बनाना है, क्या बनाना है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये सब करने से बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है? ठीक है, तो ये आप ऐसे कुछ लिख सकते हो खुद के लिए, खुद की प्लानिंग, खुद की चीज़ें, सब लिख सकते हो जर्नल में, ठीक है? डिटर्मिनेशन ओवर मोटिवेशन, ये आप समझो कि मैं आज आपको मोटिवेट कर दूँगा कि आपको ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है, वो करना है, बहुत बड़े बन जाओगे वो। बट वो 3 दिन, 4 दिन चलेगा, ठीक है? आपको अगर सही में लाइफ़ में कुछ अचीव करना है तो आपको डिटरमाइंड होना पड़ेगा, ठीक है? और वो प्लीज़ आप हो जाओ। जितनी जल्दी हो जाओगे उतना अच्छा रहेगा आपकी लाइफ़ में, ठीक है? डिटरमाइंड हो जाओगे ना लाइफ़ में तो अचीव कर लोगे, निकल जाओगे आगे, ठीक है? एंड आप एक बात समझ लो कि हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप जितनी मेहनत आईसीआई चाहता है आपसे पास होने के लिए, ठीक है ना? जितनी मेहनत आपसे आईसीआई चाहता है पास होने के लिए, उतनी मेहनत आपसे आईसीआई करवाएगा, ठीक है? अब आपकी चॉइस है कि आपको वो 1 अटेम्प्ट में करनी है, 2 अटेम्प्ट में करनी है, 3 अटेम्प्ट में करनी है, 4 में करनी है या फिर एटसेट्रा, एटसेट्रा।
ये बेसिक बात है कि मेहनत उतनी लगती है पास होने के लिए। अब आपकी चॉइस है वो आप कितने अटेम्प्ट में उतनी मेहनत करते हो। जो लोग मेहनत कम-कम करते हैं, वो अटेम्प्ट्स लेके पास होते हैं। जो जितनी मेहनत रिक्वायर्ड है, अगर पूरी मेहनत कर लेगा पहले अटेम्प्ट में, पहले अटेम्प्ट में पास हो जाएगा, खत्म बात। ठीक है? तो ये सिंपल रूल है। बेसिक थिंग है एकदम, बेसिक चीज़। भाई ने बोला करने का मतलब करने का। भाई ने बोला करने का मतलब करने का। तो अगले 60 दिन और उसके बाद एग्ज़ाम तक आपको ट्रस्ट करना है अपने टीचर पे, ठीक है? मैं जो बोलूँगा वो करना है। अगर ऐसा करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, मार्क्स अच्छे आएँगे आपके, ठीक है? एंड कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, तो ट्रस्ट के साथ स्टार्ट करेगा तो मज़ा आएगा आपको, ठीक है? डन? बस फर्स्ट में ही करना है सर, करेंगे, बिल्कुल करेंगे फर्स्ट में, राइट? लास्ट वर्ड सब कर लेंगे, ये क्या है सर? सब कर लेंगे। तो मैं बोलता हूँ बहुत बार कि सब कर लेंगे, सब हो जाएगा, ठीक है? तो ये क्यों बोलता हूँ, कभी किसी और दिन कवर करेंगे, ठीक है? इससे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है मुझे और बहुत बच्चों को भी मिला है इससे कॉन्फिडेंस कि सब कर लेंगे, सब हो जाएगा, सब कर लेंगे, ठीक है? तो ये है मेरा एक लेगेसी स्टेटमेंट है ये, आपको समझ आएगा, धीरे-धीरे समझाऊँगा इस बारे में, ठीक है? चलो, चलो, बहुत बातें हो गई मोटिवेशन की, बहुत देर से बात करें मोटिवेशन के बारे में। लेट्स स्टार्ट अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की बात करते हैं कि हम सब्जेक्ट में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, राइट? ओके, तो देखो, आपका जो पेपर है डीटीएन इंटरनेशनल टैक्सेशन, ठीक है? ये 100 मार्क्स का है। पेपर 4 है सीए फाइनल का एंड सीएमए फाइनल का पेपर 15 है, ओके? इसमें 70 मार्क्स की थ्योरी है बेटा एंड 30 मार्क्स के एमसीक्यूज़ है, ठीक है? 70 मार्क्स थ्योरी रहेगा, 30 मार्क्स एमसीक्यूज़ रहेगा। अब सर शुड आई फॉलो एबीसी एनालिसिस? तो मेरा आंसर रहेगा नो, ये अभी करने की चीज़ नहीं है। ये आखिरी सेकंड, थर्ड रिवीजन में करेंगे हम, जब पढ़ लेंगे एग्ज़ाम के 1 महीने पहले, तब करेंगे हम, ठीक है? अभी इसमें कोई काम नहीं है एबीसी एनालिसिस का, ठीक है? ओके? स्मार्ट नोट्स कवरेज की बात करते हैं हम। आपका 100% कवरेज है आपके एग्ज़ाम के लिए, बता चुका हूँ मैं। फुली अमेंडेड रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन बैंक में 600 प्लस क्वेश्चंस कवर्ड है, ठीक है? फ्रॉम May 18 टिल September 25 एमटीपीज़ एंड आरटीपीज़, ठीक है? एंड खज़ाना नोट्स भी दिखा दिया, बता दिया मैंने आपको। ये नोट्स में दिखा दूँगा सब आपको अभी, ठीक है? देखो बच्चों के 85, 82 मार्क्स भी आए हैं इस बैच से, ओके? ये चार्ट बहुत पुराना, अभी इसके बाद बहुत सारे बच्चों के आ चुके हैं मार्क्स, जिन्होंने अपडेट नहीं किए, ठीक है? अपडेट करना है, ठीक है? अब वो टाइम ही नहीं मिल पाता अपडेट करने का, बट आपके एग्ज़ाम में मतलब ये यहाँ पे अपडेट नहीं करें चार्ट में, ठीक है? तो चार्ट्स ऐसे बहुत सारे बना बना के अपडेट करेंगे। आपका एग्ज़ाम जब भी होगा, उसके बाद यू हैव टू मेक श्योर यू हैव टू कम हियर, ठीक है? ओके, डन। चलो, अब बेटा आ जाओ, हम सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं, उसका नाम है डायरेक्ट टैक्स लॉज़ एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, ठीक है? जिसमें कि हम जो चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं ना, एक बार हम वो समझते हैं कि हम चैप्टर्स कौन से पढ़ने वाले हैं, ठीक है? मतलब हमारा ऐसा तरीका है पढ़ाई करने का कि हम लोग क्या करते हैं कि हम कभी भी कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं ना, उससे पहले हम ओवरव्यू देखते हैं पूरा। कि हम पूरे चैप्टर में ऊपर से देखते हैं अपन क्या पढ़ने वाले हैं पूरा। एक बार स्कोप समझ गया ना, तो पढ़ना ईज़ी होता है, ठीक है? इसलिए हम स्कोप समझते हैं आज और उसके बाद हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आप लोग में से कितने बच्चों का इंटर में डीटी वीक था या फिर अच्छे से नहीं आता था हमको? बताओ मुझे एक बार कि इंटर में डीटी वीक था या फिर अच्छे से आता था या नहीं आता था? मतलब इंटर का क्या एक्सपीरियंस था आपका? मैं जानना चाहता हूँ ये बात करने से पहले आपसे। सो ओके, ओके था, कुछ ख़ास नहीं। अच्छा, और सो ओके, ओके था। सेल्फ किया था? ओह माय गॉड! क्या बात है। और बाकी लोग बेटा? क्या एक्सपीरियंस था इंटर का?
कुछ याद है इंटर का आपको? कुछ पढ़ा था हमने, कुछ याद है? ठीक ठीक सर, ऐसे ही था सर। वो तो ठीक से पढ़े नहीं थे, मज़ा नहीं आया था। ठीक है, आई मेक श्योर कि फाइनल का आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा। सब क्वेश्चन प्रैक्टिस कम की थी, एवरेज। सबका एक्सपीरियंस ठीक ठीक ही था, इंटर में कुछ खास नहीं था। बट फाइनल डीटी हम बहुत इंटरेस्टेड सर, ओके ओके ही था सर। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। हम अ, आपके फाइनल के डीटी का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया बनाएंगे। ठीक है, नॉट मच। अच्छा, देखो बेटा, आपको जो इंटर का पार्ट है ना, वो इतना ही है बस। ओनली फर्स्ट मॉड्यूल बस। फाइनल में ऐसी 2 3 4 4 मॉड्यूल है पूरी पूरी। ठीक है, इंटर में आपने इतना पढ़ के आया हो ना, बस इतना, बस। तो फाइनल में 4 मॉड्यूल है। तो जो अपने इंटर में पढ़े हो, उससे 4 गुना कोर्स है, पहली बात। दूसरी बात, इंटर का बहुत कुछ काम नहीं आएगा आपको। हम अभी ज़ीरो से स्क्रैच से ही पढ़ेंगे। आई मैं ऐसा मान के चलूँगा, ऐसा अज्यूम करूँगा कि आपने इंटर में कुछ भी नहीं पढ़ा है। आप डीटी लाइफ में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। ठीक है, मैं ये मान के पढ़ाई कराऊँगा आपकी। ओके, ठीक है। अब देखो, हम लोग समझते हैं पहले हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, क्या-क्या चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है? इसमें आपकी हेल्प लगेगी मेरी मुझे। मैं कुछ क्वेश्चंस करूँगा आपसे, मुझे इसका प्लीज़ आंसर कर दिएगा। ठीक है? डन? चलो। अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ आपको कि हम लोग अभी इनकम टैक्स जो पढ़ रहे हैं बेटा, इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ रहे हैं हम लोग, राइट? ओके? सर, अभी आपने सुना होगा न्यूज़ में और सब जगह कि सर इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ गया है। सर, ये कब से एप्लीकेबल होगा? बेटा, ये मई 27 एग्ज़ाम से एप्लीकेबल होगा। ये भी एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। ठीक है? तो आपको मतलब आपको पढ़ना है, पुराना एक्ट है अभी। ठीक है? बट सर, हम लोग जब तक जॉब करने जाएँगे सर, तब तक तो सर नया इनकम टैक्स आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे? तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है? जब नया इनकम टैक्स जो आ रहा है, उसकी पढ़ाई मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी बेटा, 2025 एक्ट की। ठीक है? काफ़ी कुछ हमारा प्रिपेयर भी हो गया है इसके बारे में। इसका पूरा कंपैरिज़न मैं आपको सिखा दूँगा आफ्टर योर एग्ज़ाम्स। मैं अलग से इसकी बैच वैच निकालूँगा। ठीक है? ओल्ड इनकम टैक्स से न्यू इनकम टैक्स में कैसे ट्रांज़िशन करना है, उसकी बैच निकालूँगा मैं, जिससे आप बहुत ईज़िली म मेरे साथ पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है? बहुत शॉर्ट बैच रहेगी, उसे आप पढ़ सकते हो। तो आपको आगे जॉब करना है, प्रैक्टिस करना है, कुछ भी करना है, तो आपको चिंता की कोई बात नहीं है, मैं करवा दूँगा आपसे, आपके लिए। ठीक है? एंड आई वुड रियली होप कि आप में जो बच्चे पेपर दे रहे हैं अभी, आप जैन 27 तक एग्ज़ाम क्लियर कर लो सारे। ठीक है? नहीं तो आपको नया एक्ट पढ़ना पड़ेगा फिर। ओके? ठीक है? और ऐसे बहुत डिफरेंस नहीं है दोनों एक्ट में, कंटेंट अंदर का सेम ही है, बस सेक्शन नंबर चेंज हुए, बस समझ लो। ठीक है? कंटेंट लगभग सेम है। ओके? चलो ठीक है। आ जाइए सर। तो मॉड्यूल 1 में हम लोग कभी भी देखो, हम लोग जब टैक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, डीटी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? उसमें हम लोग सबसे पहले ये पढ़ने वाले हैं कि सर, एसएससी क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर क्या होता है? ठीक है? और इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है? लॉ क्या होता है? नोटिफिकेशन क्या होते हैं? सर्कुलर क्या होते हैं? टैक्स रेट कितना लगता है इंडिविजुअल को, एचयूएफ को? ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। पर्सन कितने टाइप के होते हैं? इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपीबीओआई, ये सब पढ़ेंगे अपन। टैक्स रेट्स कितने कितने होते हैं? सरचार्ज क्या लगता है? ठीक है, सेस कितना लगता है? ये जो भी बातें हैं, ये हम सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड चैप्टर, इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, ये इंटर का एक टॉपिक है। ठीक है, जिसका फाइनल में बहुत ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है। ठीक है, ऐसी इनकम जो एग्जाम्प्ट इनकम होती है सेक्शन 10 में। किस सेक्शन में? सेक्शन 10 में एग्जाम्प्ट इनकम होती है ये। है ना? ये हम पढ़ने वाले हैं बेटा। ठीक है, इसमें जो भी इनकम एग्जाम्प्ट होती है उस बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम बिजनेस एंड प्रोफेशन से।
देखो, हमको 5 हेड पढ़ने होते हैं। जैसे हम पहले सबसे बेसिक पढ़ते हैं ना कि टैक्स रेट क्या होता है, एसएससी क्या होता है, सब समझ लिया अपन ने। तो उसके बाद हम इनकम के 5 हेड पढ़ते हैं। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, आईएफओएस। अब आईसीए ने एक हम पे वो किया है, थोड़ा-सा रहम किया है कि हमारे फाइनल के कोर्स से इन्होंने सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया है। ठीक है? तो सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी आपके फाइनल कोर्स में नहीं है, इंटर में था ये। बट आईसीआई रहम तो किया हम पे, आईसीआई ने अच्छा काम किया। बट आईसीआई अच्छा काम पूरा कर दे ऐसा हो नहीं सकता। तो आईसीआई क्या करता है, इनके बारे में बेसिक चीज़ें आपसे पूछता है अभी भी। मतलब इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, पर कई क्वेश्चंस में, कई जगह पे, किसी-किसी चैप्टर में इनके बेसिक कांसेप्ट्स अभी भी यूज़ होते हैं। तो सर ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? मैं कराऊँगा ना। आपको जो भी इंटर के टॉपिक जो आपके क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं, जो भी पॉइंट यूज़ होते हैं, वो मैं आपको करवा दूँगा अलग से, सैलरी हाउस प्रॉपर्टी के। देखो आपको इतना-इतना पढ़ना है इस बारे में, ठीक है? है ना? नेक्स्ट हम बिज़नेस एंड प्रोफेशन के बारे में पढ़ते हैं बेटा, ठीक है? इसमें क्या पढ़ते हैं, जो बिज़नेस इनकम होती है हमारी या प्रोफेशन से इनकम होती है, वो इनकम कैसे हम निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन से एक्सपेंस अलाउ करते हैं, कौन से एक्सपेंस अलाउ नहीं करते, कौन सी बुक्स मेंटेन करनी पड़ती है, टैक्स ऑडिट कैसे करते हैं, कब करते हैं, किस केस में नहीं करना पड़ता, ठीक है? इस बारे में अपन बात करते हैं इस चैप्टर में पूरा, ठीक है? कैपिटल गेन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे काफ़ी कुछ कैपिटल गेन्स के बारे में। सर कैपिटल गेन क्या है? जब भी हम एक एसेट बेचते हैं, बिजनेस में हम स्टॉक बेचते हैं तो हमारी बिजनेस इनकम होती है। कैपिटल गेन में हम एसेट बेचते हैं, हमारा कैपिटल एसेट, तो उससे हमारी कैपिटल गेन की इनकम होती है। इससे हमारा कैपिटल बढ़ता है। क्या बढ़ता है? कैपिटल बढ़ता है, राइट? हमें गेन होता है कैपिटल में, मतलब इसमें हमारी बिजनेस की इनकम नहीं बढ़ती, हमारी कैपिटल इनकम बढ़ती है, राइट? इसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं। जब हम एसेट बेचते हैं उससे जो हमारी इनकम होती है। मतलब जैसे आपने एक एसेट लिया है सर आज 100 रुपीज़ का, आप इसको 2 साल 3 साल बाद बेच रहे हो 600 रुपीज़ का, तो 500 रुपीज़ जो हुआ आपका कैपिटल गेन हुआ, ठीक है? ये बेसिक सा चैप्टर है। अब तो सर चैप्टर काफ़ी बेसिक है हमारे लिए, क्योंकि देखो पहले क्या होता था, इसमें इंडेक्सेशन हुआ करता था, ठीक है? बट पिछले बजट से इंडेक्सेशन जा चुका है, तो काफ़ी चीज़ें बहुत ईजी हो गई हमारे लिए, ठीक है, राइट? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस क्या है सर? देखो, जो भी हमारे ऐसी इनकम है जो इन चारों हेड में नहीं आती, सैलरी में, हाउस प्रॉपर्टी में, कैपिटल गेन में या फिर बिजनेस एंड प्रोफेशन में, वो आती है हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। जैसे कि सर एग्जांपल हो गया, डिविडेंड आता है, ठीक है, इंटरेस्ट की इनकम आती है, लॉटरी विनिंग्स की इनकम आती है, ठीक है, गेम शो विनिंग की इनकम आती है, ऑनलाइन गेम्स जो होते हैं उसकी इनकम होती है, उसकी विनिंग की इनकम होती है, वो सब बेटा इसमें आती है, राइट? अब सर अभी तो पर सर ऑनलाइन गेम्स तो हमारे चैप्टर, मतलब अपने इंडिया में जो ऑनलाइन गेम्स है वो बैन हो चुके हैं, ठीक है, बट उसका चैप्टर अभी तक आपके कोर्स में है जो हम पढ़ेंगे, ठीक है? वो अब इतना रिलेवेंट नहीं है आपके लिए, बट पढ़ेंगे हम ज़रूर। उस बारे में कंसेप्ट भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट 3 चैप्टर है बेटा। एक है क्लबिंग, जो हम इंटर में पढ़ के आते हैं, फाइनल में काफ़ी कम पढ़ते हैं इसके बारे में। दूसरा है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, ये भी सेम। इन दोनों के बारे में हम लोग इंटर में पढ़ के आते हैं, एंड फाइनल में हमको जितना क्वेश्चंस में रिक्वायर्ड होता है उतना ही पढ़ते हैं हम। बहुत एक्स्ट्रा इस चैप्टर को एकदम खोद के नहीं पढ़ते हैं। हम लोग ये चैप्टर बहुत ही कम टाइम में ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसका रिलेवेंस ही उतना है फाइनल में। फाइनल में बहुत कम इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं, किसी किसी जगह, मतलब काफ़ी कम आते हैं। मतलब क्वेश्चंस नहीं आते इसके अलग से, किसी क्वेश्चन में इसका एक आध पार्ट कभी पूछ सकता है, इसका एप्लीकेशन हो सकता है। तो हम उतनी तैयारी करते हैं इस चैप्टर्स की। नेक्स्ट, रिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। हमारी जीटीआई से, हमारी ग्रॉस टोटल इनकम से हमको रिडक्शन मिलते हैं। इनके बारे में सुना होगा आपने। सर कौन से रिडक्शन सर? सेक्शन 80C का, 80D, 80CCD, 80CCH, ये सुना होगा आपने, 80C, 80D, 80E, 80EE, ठीक है?
ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसके अंदर हमको रिडक्शंस मिलते हैं, राइट। चलो, ये हमारा मॉड्यूल 1 हो गया बेटा। इसमें बेसिक बहुत सारी बातें ऐसी जो अपने इंटर में पढ़ के आए हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा मॉड्यूल 2 के बारे में। अब मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगा कुछ कुछ, ठीक है। हम चैप्टर 9 में असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज पढ़ते हैं। अब यार इंटर और फाइनल में ना एक बेसिक डिफरेंस है। क्या सर? ये चैप्टर, क्या चैप्टर सर? क्या चैप्टर? सर इंटर में आपको अगर याद होगा तो हम लोग का जो फोकस था वो था इंडिविजुअल के ऊपर। हम पढ़ते थे इंडिविजुअल की इनकम के बारे में, है ना। इंडिविजुअल की इनकम किस तरह से होती है, उसमें टैक्स कैसे लगता है, कैसे टैक्स रिडक्शन मिलता है, क्या क्या होता है, सब हमें इंडिविजुअल के बारे में पढ़ा है। यहाँ पे फाइनल में जब आते हो आप, तो आपकी फाइनल की पढ़ाई से स्टार्ट होती है असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज से। आप यहाँ पे इंडिविजुअल के अलावा बहुत सारी एंटिटीज पढ़ते हो। आप पढ़ते हो यहाँ पे कंपनी पर टैक्स कैसे लगता है, फर्म पर टैक्स कैसे लगता है, ये सब चीजें आप पढ़ते हो असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज में। अब मुझे बताओ आप लोग, आपसे क्वेश्चन करूंगा मैं कि आपने इंडिविजुअल्स के अलावा और कौन सी एंटिटीज सुनी है? कौन सी एंटिटी हो सकती है और बताओ, क्या क्या नाम सुना है आपने? एग्जाम्पल हो गया, कंपनी हो गया, फर्म हो गया, और कौन सा होता है बताओ? और कौन होता है बताओ? पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, गुड, एलएलपी सुना है आपने, वेरी गुड। और सब बीओआई सुना है हमने, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, वेरी गुड। और कौन सुना है? एजेपी। सर एजेपी क्या होता है सर? पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन होता है इसके बारे में, इसका मतलब। और एओपी सुना है, वेरी गुड। एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बीओआई मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, और जॉइंट वेंचर। अच्छा, और बताओ? गवर्नमेंट एंटिटी, ओके। और बोलो, क्या सुना है आपने? आपने पॉलिटिकल पार्टी सुना है? उसके भी टैक्सेशन की बात करेंगे हम लोग। बॉडी कॉर्पोरेट बोला, अबे बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी तो एक ही बात होती है ना। लॉ थोड़ी पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पे कि सब बॉडी कॉर्पोरेट की अलग डेफिनेशन होता है, कि एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट बट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अ कंपनी, ऐसा कुछ होता है ना। लॉ तो पढ़ेंगे आपने? अच्छा, लॉ तो आप पढ़ते नहीं, एसपीओ में आपका। हम्म। एसपीओ में क्या लॉ, फिर क्या मतलब उसमें तो लॉ अपन सिर्फ एग्जाम के लिए जो पढ़ना पड़ता है उतना पढ़ते हैं और फट से क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें एंटिटीज है बेटा, इसमें और दो तीन आती है। आपने सुना होगा नाम इन्वेस्टमेंट फंड, कहीं अगर सुना होगा तो। आपने सुना होगा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रीट। ठीक है, ओके। ऐसी और चीज़ें आती हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो फाइनल और इंटर में ये डिफरेंस है कि हम बहुत सारे एंटिटीज के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। एनपीओ हम पढ़ेंगे, देखो वेरियस एंटिटीज का एक चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 10 है असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल पार्टीज एंड अदर स्पेशल एंटिटीज। तो इन दोनों चैप्टर में हम लोग नई एंटिटीज के बारे में पढ़ते हैं सारी,
ठीक है। ट्रस्ट क्या होती है सर? चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट्स, जिनकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है। उनकी इनकम एग्जेम्प्ट कैसे होती है, उसके इनकम के लिए क्या कंडीशंस होती है एग्जेम्प्ट होने की, वो सब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में, इन दोनों चैप्टर्स में। ठीक है, ओके, डन। सर नेक्स्ट, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन। सर ये क्या चैप्टर है सर? टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, व्हाट इज दिस चैप्टर सर? तो देखो, इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम लोग? हम इस चैप्टर में समझेंगे कि टैक्स प्लानिंग कैसे होती है, कि हम कैसे टैक्स प्लान, मतलब किसको टैक्स प्लानिंग बोलते हैं, क्या होता है टैक्स प्लानिंग मतलब। टैक्स अवॉइडेंस समझेंगे, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, एंड टैक्स इवेजन समझेंगे। अब सर टैक्स अवॉइडेंस और इवेजन सेम सेम लगता है सर सुनने में? नहीं। टैक्स इवेजन मतलब पता है क्या होता है? इलीगल तरीके से टैक्स की चोरी। और टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? लीगल तरीके से टैक्स की चोरी। इसमें ये डिफरेंस है। इवेजन में क्या होता है? इलीगल तरीके से हम टैक्स चोरी करते हैं। अवॉइडेंस में हम लीगल तरीके से टैक्स बचाते हैं। कैसे बचाते हैं? हम अवॉइड करते हैं टैक्स, हम लूपहोल्स ढूंढ लेते हैं लॉ में, राइट। लूपहोल्स को यूज करके टैक्स बचाने को क्या बोलते हैं हम? टैक्स अवॉइडेंस। उसको टैक्स प्लानिंग नहीं बोलते। टैक्स प्लानिंग क्या होता है कि आप एटीसी लगा लो, आप एटीसी में एग्जाम्पशन, एटीसी में डिडक्शन ले लो, एटीडी में ले लो, एटीयू में ले लो, ठीक है। इसको हम टैक्स प्लानिंग बोलते हैं, जिसमें हम लोग एक्चुअली लीगली टैक्स प्लान करते हैं, बट लूपहोल निकाल के टैक्स को अवॉइड करना, टैक्स की चोरी करना, उसको हम बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। ठीक है। चोरी, दोनों चोरी ही है, एक लीगल चोरी है, एक इलीगल चोरी है, सिंपल। ठीक है, डन। चलो, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स एवेजन। ठीक है। अब टैक्सेशन ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन के बारे में बात करते हैं। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टैक्सेशन ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन? बेटा इस चैप्टर में ना हम लोग पढ़ेंगे क्रिप्टो के बारे में। क्रिप्टो की सेलिंग पे टैक्स कैसे लगता है, कौन सी उसमें से एक्सपेंस अलाउड होते हैं, ठीक है, वो सब पढ़ेंगे हम लोग। कि क्रिप्टो की इनकम जो आती है वो टैक्स कैसे होती है, कितने रेट पर टैक्स होती है, वो हम डिजिटल ट्रांजेक्शन में पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ थ्योरी भी पढ़ते हैं हम इस चैप्टर में, कि B2C क्या होता है, B2B क्या होता है, फालतू चैप्टर एकदम एकदम। जो अपन SM पढ़ते हैं ना, SM, उसमें जो दिया है ना वो सब दिया है इस चैप्टर में, थोड़ी थ्योरी एग्जाम में जाती नहीं है जो, पर दी हुई है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है इक्वलाइजेशन लेवी के बारे में, जो यहाँ पे नहीं दिया होगा, इधर नहीं दिया तो यहाँ पे दिया हुआ है। सर ये इक्वलाइजेशन लेवी क्या है सर? सर इक्वलाइजेशन लेवी क्या है सर, ये समझाओ सर ये हमको। देखो क्लियर करता हूँ एक बात, तो इजी बात है। मुझे बताओ, ये तुम आंसर देना कि यार कोई इंसान है जो इंडिया के बाहर से काम कर रहा है, ठीक है, इंडिया के बाहर से वो इंडिया में कोई सर्विस दे रहा है। मान लेते हैं गूगल है, मान लो google.com। वो इंडिया में उनका ऑफिस नहीं है, मान लेते हैं अपन। अभी उनका इंडिया में ऑफिस है ऐसा नहीं है, नहीं है, बट मान लेते हैं इंडिया में ऑफिस नहीं है। इनके फॉरेन ऑफिस से ये इंडिया में सर्विस दे रहा है, किसको? मिस्टर मिस नोरा को। किसको? मिस नोरा को। ठीक है। अब यार नोरा को सर्विस दे रहा है ये, अब नोरा से पेमेंट करेगी। मान लो google.com नोरा को दे रहा है एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, ठीक है, नोरा पेमेंट करेगी। अब एक बात समझाता हूँ आपको, कि गूगल का ना इंडिया में कोई ऑफिस नहीं है। गूगल का इंडिया में ऑफिस नहीं है, तो जो पैसे कमा रहा है वो, ठीक है, उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो ही नहीं पाएगी, कि ऑफिस इंडिया में है नहीं। तो हम बोलेंगे इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, नॉन रेजिडेंट है। वो तो बाहर से बैठे बैठे सर्विस दे रहा है, ठीक है, वो इंडिया में आ भी नहीं रहा है, तो उसकी सर्विस बाहर से दी है उसने बैठे बैठे। तो जो पेमेंट करेगा ये,
जो पेमेंट करेगा, जो हम पेमेंट करेंगे नौरा इसको, वो जो पैसा उसके हाथ में आएगा उस पर टैक्स लग ही नहीं पाएगा। तो हम ऐसा क्या करें? मतलब इस पे ये हम इसे टैक्स मांगने जाएंगे google.com से अगर, तो बोलेगा सर मैं तो इंडिया में रहता ही नहीं हूँ, मैं ही बैठा हूँ, यहीं से बड़ी बड़ी सर्विस दे रहा हूँ, मैं टैक्स क्यों भरूँ? हमने पर पैसा दे दिया उसको, ठीक है, अब हम टैक्स लेने गए उससे google.com से, तो मना कर देगा भाई मैं नहीं दूंगा टैक्स, निकल इधर से, चल निकल, मैं क्यों दूँ टैक्स, मैं तो तुम्हारे रहता ही नहीं हूँ, मेरा ऑफिस ही नहीं है वहाँ पे, मैं तो यहाँ बड़े बड़े सर्विस दे रहा हूँ ऑनलाइन। ठीक है, तो क्या आप लोग क्या मेक श्योर करोगे, ऐसा क्या करोगे कि google.com से अपन टैक्स ले ले, मतलब टैक्स मिल जाए, उससे क्या करोगे? टीडीएस काटोगे बोल रहे हो? और कोई आंसर? सर नोरा टीडीएस लेस करके पे करेगी। वेरी गुड, कोई और आंसर बेटा? गुड आंसर, गुड आंसर। कि सर नोरा एक काम करे कि टीडीएस काट ले, किसका? फॉरेन ऑफिस का, google.com के। जब पेमेंट करेगी नोरा टीडीएस काट ले। अब ना टीडीएस में क्या होता है, टीडीएस में क्या होता है आपको समझाऊंगा बाद में, अभी बहुत इनिशियल लेवल है समझाने के लिए, बट फिर भी एक बात मैं बहुत जनरली बोल दे रहा हूँ, अभी बाद में समझेंगे कि टीडीएस लगता है इनकम टैक्स एक्ट से, है ना, और एज पर इनकम टैक्स एक्ट गूगल की इनकम यहाँ पर टैक्सेबल है ही नहीं इंडिया में, तो हम टीडीएस काट नहीं सकते। सिंपल बता रहा हूँ, सिंपल एकदम बात। सुनना, ध्यान देना, ध्यान देना। अभी अभी मैं बहुत ही ऊपर ऊपर से बात कर रहा हूँ, हो सकता है आपको समझे भी ना, पर सुनो एक बार बस कि यार टीडीएस जो है ना वो इनकम टैक्स एक्ट में कटता है, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कटता है ना, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कटता है। अब इनकम टैक्स के हिसाब से इसकी इनकम इंडियन टैक्सेबल है ही नहीं, तुम फिर टीडीएस कैसे काटे? तो इसीलिए एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ फाइनेंस एक्ट के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं इक्वलाइजेशन लेवी। क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं हम लोग? इक्वलाइजेशन लेवी, राइट। तो हम बोलते हैं नौरा को भाई तू एक काम कर, इसका इक्वलाइजेशन लेवी काट, कितना? 6% इक्वलाइजेशन लेवी काट तो इसका, ठीक है। सर ये अक्रू अराइज इंडिया में नहीं है क्या, अगर सर्विस इंडिया में दी जा रही है तो? बेटा उस बारे में बहुत अभी बहुत स्टार्टिंग में अपन इस बारे में बात नहीं कर पाएंगे, हम इस बारे में एनआर चैप्टर में बात करेंगे अच्छे से, ठीक है। बट एक्चुअली क्या होता है कि ये इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती है ये इनकम, इसलिए हम क्या करते हैं, इसका इक्वलाइजेशन लेवी काट लेते हैं 6% से। तुम नौरा को बोलते हैं तू इक्वलाइजेशन लेवी काट ले, इसका क्या काट ले? इक्वलाइजेशन लेवी। अब ये इक्वलाइजेशन लेवी किससे इंट्रोड्यूस हुआ है? फाइनेंस एक्ट से। किससे? फाइनेंस एक्ट से, जिसमें हर साल इसको बजट जो आता है ना, बजट, जिसमें हर साल अमेंडमेंट्स आते हैं, आपने देखो ना हर साल निर्मला तय आती है बजट लेके, वो क्या होता है? वो होता है फाइनेंस बजट। क्या होता है बेटा? वो फाइनेंस बजट, जो बाद में एक्ट बनता है। तो उसके थ्रू इक्वलाइजेशन लेवी इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, और हमने उसके थ्रू बोला कि भाई तुम इक्वलाइजेशन लेवी काटो इनका, ठीक है। इस बारे में हम बाद में बहुत डिटेल में बात करेंगे, अच्छे से एकदम बढ़िया से बात करेंगे। अभी तुमको समझ में नहीं आया, छोड़ दो इसको, ठीक है, भूल जाओ, एक काम करो, छोड़ो। मुझे अभी ऐसा रियलाइज हो रहा है कि मैंने बहुत डिटेल में बात कर लिया आपसे अभी, इतनी नहीं करना चाहिए, ठीक है, छोड़ देते हैं अभी इसको, ठीक है। मैं बह गया एकदम भावनाओं में। बट एक बात समझो कि एनआर की इनकम में से हम लोग कुछ कट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इक्वलाइजेशन लेवी। क्या बोलते हैं बेटा?
इक्वलाइजेशन लेवी जो हम एनआरके इनकम में से कट करते हैं, ठीक है, डन। ओके, और ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इतना समझा क्या बेटा आपको? मुझे क्लियर करो, समझा क्या? कुछ पूछना है क्या इसमें? देखो मैंने बात स्टार्ट कर दिया हूँ, तो मेरे को बात को अधूरी नहीं छोड़ना है आपके सामने। कुछ पूछना है बता दो मुझे, मैं डाउट ले लूँगा आपके, कोई भी डाउट होंगे तो, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है कि हम लोग उनका डिटेल्स नहीं काट पाते हैं, तो हमने नया चीज़ इंट्रोड्यूस किया है, इक्वलाइजेशन लेवी, वो हम कट करते हैं। अब इस बारे में हम बहुत डिटेल में जब बात करें, चैप्टर जब स्टार्ट होगा तब बात करेंगे, अभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अभी क्लियर हो आपको बेटा? यस। ओके, चलो। ओके, बढ़िया। देखो, यहाँ हमारा मॉडल 2 खत्म हो गया बेटा, मॉडल 2 में इतना ही है ना। मॉडल 2 में स्टार्ट होता है बेटा, मॉडल 3 में स्टार्ट होता है डिडक्शन, कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्स। ये चैप्टर क्या है सर? ये है टीडीएस टीसीएस, ठीक है। सर टीडीएस टीसीएस क्या होता है सर? टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ठीक है। इस चैप्टर में ये सब बातें करते हैं टीडीएस टीसीएस के बारे में। अच्छा, एक बेसिक बात बताता हूँ आपको टीडीएस के बारे में। टीडीएस कंसेप्ट क्यों आया, कि हम टीडीएस क्यों काटते हैं, मतलब टैक्स क्यों काटते हैं किसी इंसान का? वो खुद भी तो भर सकता है, हम क्यों काटते हैं? आप बताओ, आप बताओ मुझे कि हम किसी इंसान का टैक्स क्यों काट रहे हैं, प्रोविजन क्यों आया जबरदस्ती बीच में, कि इंसान जब खुद रिटर्न फाइल करके टैक्स भर रहा है, तो आप पहले टैक्स क्यों काट दे रहे हो उसका? आपने ऑफिस में काम किया होगा, अभी रिटर्न विटर्न भरे होंगे, टीडीएस कटता है, पता होगा टीडीएस कट गया हमारा इतना, तो टैक्स क्यों काटते हैं? एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट ना। पता नहीं गला खराब हो रहा है मेरा थोड़ा सा। बताओ क्यों टीडीएस काटते हैं? मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखो बहुत इजी बात है सर, ताकि वो अपनी इनकम कम ना शो करे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता। बहुत लॉजिकल चीज़ है, और गवर्नमेंट ने खूब अपना दिमाग चलाया इसमें। सोचो, ये लॉजिक सुना नहीं होगा आपने आज तक, और सुनोगे भी नहीं कहीं, ये बहुत सेल्फ डेवलप्ड लॉजिक है ये सब चीज़ें। टू ट्रैक इनकम बोल सकते हो थोड़ा बहुत, बट सुनो, नोरा ने यश को अप्रैल 2024 में पेमेंट किया, मान लेते हैं, ठीक है। कितने का सर? 10 लाख का। कितने का? 10 लाख का। कब पेमेंट किया नोरा ने यश को? अप्रैल 2024 में, राइट। सर ये था कौन सा प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर 24-25, ठीक है। सर इसके रिटर्न हमने अभी फाइल किए हैं, आप अगर जानते होंगे तो, ठीक है। रिटर्न फाइल हुए अभी 15 सितंबर तक बेटा, है ना। यश अपना रिटर्न फाइल कब करेगा? जो मेरे एक मिनट, एक मिनट। हाँ, तो यश अपना रिटर्न फाइल कब करेगा? देखो,
ये प्रीवियस ईयर 24-25 है, ठीक है। इसके रिटर्न फाइल कब हुए? अभी 15 सितंबर को खत्म हुआ बेटा डेट, 15 सितंबर 2025, अभी रिसेंटली। आपको अगर याद होगा तो आपने ऑफिस में काम किया होगा तो आप बताओ कि सर जो इनकम यश ने कमाई अप्रैल 24 में, उसका टैक्स, मैं तो रिटर्न 15 सितंबर फाइल कर रहा हूँ, सब लास्ट डे फाइल करते हैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। तो मैंने जो इनकम अप्रैल 24 में कमाई, उसका टैक्स मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूँ 15 सितंबर 25 को, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद। मैंने इनकम कमा ली 10 लाख रुपए 2024 अप्रैल में। अच्छा 15 सितंबर का एक दिन और आगे बढ़ गया था, 16 सितंबर हो गया था, चलो ओके 16 सितंबर 25, ठीक है बेटा, सही बोल रहा हूँ। मैंने अप्रैल 24 में इनकम कमाई, उसका हम 16 सितंबर 25 को रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अब 1.5 साल बाद गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, गवर्नमेंट बोली यार ये तो गलत बात हो रही है। जब लोग इनकम पहले कमा रहे हैं तो हमको भी हमारा टैक्स पहले मिलना चाहिए, हमारी कमाई पहले होना चाहिए, साथ में हमारी भी कमाई होना चाहिए, है ना। तो पहले गवर्नमेंट ने बोला यश को कि भाई तू एडवांस टैक्स भर, चल तू क्या एडवांस टैक्स भर। आपने सुना एडवांस टैक्स के बारे में? हाँ सर सुना है। बट एक बात बताओ, ऑफिस में कितने लोग एडवांस टैक्स भरते हैं? तो बहुत ही कम लोग। एडवांस टैक्स लोग भरते ही नहीं है। एडवांस टैक्स क्या होता है सर? गवर्नमेंट बोलती है कि आप हर 3 महीने में एडवांस टैक्स भर दो अपना। आप अभी से समझ लो आपकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी कितनी आने वाली है, और आप एडवांस टैक्स भरते जाओ, एडवांस में इनकम टैक्स भरते जाओ, हर साल के बीच से स्टार्ट कर दो। ये होता है एडवांस टैक्स। आपने ऑफिस में देखा भी होगा ऐसा कुछ। बट आपको बता दूं, अगर आप डीटी में प्रैक्टिस नहीं भी की है, बता दूं आपको एक बात, बहुत ही कम लोग एडवांस टैक्स भरते हैं। ये हमारे ऊपर है ना। अब यश मेरे को बोला एडवांस टैक्स भरो, अभी मुझे बोला एडवांस, मैं को नहीं भरना भाई, अभी कौन भरेगा एडवांस टैक्स? जब आएगा तब देखेंगे इनकम टैक्स रिटर्न, इंटरेस्ट भर देंगे, अभी नहीं भरना मेरे को एडवांस टैक्स वगैरह, याद ही नहीं एडवांस टैक्स भरना है करके, कौन भरेगा? तो गवर्नमेंट ने बोला ये तो हमारा एडवांस टैक्स तो काम ही नहीं कर रहा। अभी भी यश क्या कर रहा है, यश को पैसे 10 लाख रुपए मिले अप्रैल 24 में, और उसका टैक्स भर रहा है वो 16 सितंबर 25 को, इतना लेट। तो एक काम करते हैं, हम नौरा को बोलते तू यश का काट ले भाई टीडीएस। हम नौरा को क्या बोलेंगे, भाई तू यश का काट ले भाई, टीडीएस काट ले यश का। क्या काट ले? टीडीएस काट ले यश का। नौरा क्या करेगी? नौरा मेरा टीडीएस काट लेगी। और नौरा ऐसा नहीं करे तो उस पे सब पेनाल्टीज पेनाल्टीज लगा दो, तू टीडीएस नहीं काटेगी तो पेनाल्टीज लगा दो सब उस पे, उसके पीछे पड़ जाओ नौरा के। तो नौरा क्या करेगी, जब मुझे अप्रैल 24 में पेमेंट करेंगे 10 लाख रुपए, तब ना इसमें 10 लाख में से 1 लाख टीडीएस काटेगी और गवर्नमेंट को जमा कर देगी। कब से जमा करते हैं बेटा? 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ करते हैं, मतलब जैसे अप्रैल 24 का है तो मई 24 में जमा कर देगी, 7 मई 24 तक जमा कर देगी वो। तो आप समझो कि मैंने जो पैसा कमाया अप्रैल 24 में, उसका जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को मई 24 में ही मिल गया। तो ये फायदा है टीडीएस का, आप समझ रहे हो? ये फायदा है टीडीएस का, है ना। इसलिए गवर्नमेंट टीडीएस कंसेप्ट लेके आई कि भाई सोर्स पे ही काट लो। तुम सामने वाले बंदे पे छोड़ो, यश पे छोड़ोगे कि टैक्स भर दो भैया, तो वो 16 सितंबर को ही भरेगा, वो एडवांस टैक्स नहीं भरने वाला। तो नौरा को बोले भाई तू टीडीएस काट ले भाई, अब भी काट ले, जब पेमेंट करी तभी काट ले तू टीडीएस। और यश अगर नौरा को मना करेगा तो नौरा मानेगी नहीं, क्योंकि अगर नौरा नहीं काटेगी तो नौरा पेनाल्टीज इंटरेस्ट सब नौरा पे लग जाएगा। सोचो भाई, मतलब क्या दिमाग है गवर्नमेंट का, जिसने भी कंसेप्ट लाया टीडीएस का। टीडीएस कंसेप्ट कभी ना कभी तो आया होगा, उसके पहले तो कुछ भी नहीं था टीडीएस के बारे में। तो गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया भाई, नहीं हमको चाहिए भाई टैक्स चाहिए पहले।
ठीक है? तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में गवर्नमेंट को रेवेन्यू तुरंत मिलते रहता है और गवर्नमेंट को रेवेन्यू की बहुत ज़रूरत है भैया, बहुत ज़रूरत है, ठीक है? ओके? तो ये हम पढ़ेंगे बेटा टीडीएस, टीसीएस और रिकवरी ऑफ टैक्स के बारे में कहाँ, इस चैप्टर में, ठीक है? थोड़ा-सा कांसेप्ट बताया मैंने आपको, स्टार्टिंग क्या टीडीएस क्यों आया, किस बारे में पढ़ेंगे अपन, वो सब बताया मैंने आपको, ठीक है? नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। आपने कुछ अथॉरिटीज़ के बारे में सुना है क्या इनकम टैक्स के? कि कौन-कौन ऑफिसर होते हैं इनकम टैक्स में, कुछ सुना है आपने? कुछ सुना है क्या? मैं बताता हूँ आपको। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स ऑफिसर, टैक्स रिकवरी ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इनकम टैक्स अथॉरिटीज एंड साथ में इनकी पावर्स क्या-क्या है। अच्छा, हमने सुना है सर असेसिंग ऑफिसर के बारे में, ठीक है, गुड। हम इनके बारे में क्या पढ़ेंगे पता है? ये ऑफिसर कौन-कौन होते हैं, अपने अथॉरिटीज कौन सी होती है, प्लस इनकी पावर्स क्या-क्या होती है। पावर्स एज इन सर, इन लोग क्या कर सकते हैं पता है? सर्च कर सकते हैं हमारे यहाँ, सर्वे कर सकते हैं, सर्च एंड सीजर कर सकते हैं। सर्च मतलब क्या होता है सर? रेड, रेड। आपने रेड के बारे में सुना होगा। ठीक है। असिस्टेंट कमिश्नर सुना होगा आपने, डेप्यूटी कमिश्नर सुना होगा, जॉइंट डायरेक्टर सुना, अच्छी बात है, सुना है आपने, बढ़िया है, काम किया आपने मतलब, ठीक है। और कोई मतलब जैसे एक बार और बता दूं मैं ऐसी अभी आज थोड़ी बात कर रहा हूँ, आपने काम किया होगा, इस बारे में सुना होगा, मैं सिर्फ थोड़ा सा रेफरेंस दे रहा हूँ आपको, बट पूरी क्लास में कहीं पे भी जिस बच्चे ने काम किया है या नहीं किया है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग इनकम टैक्स पूरा स्क्रैच से पढ़ने वाले, सब कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं जो आप अगर काम नहीं भी किए हो इनकम टैक्स में तो भी आपको पूरी क्लैरिटी आएगी, ठीक है? इसके बाद आपको काम करने की इच्छा हो सकती है पढ़ने के बाद, ठीक है? नहीं भी की तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, असेसमेंट प्रोसीजर। सर व्हाट इज़ असेसमेंट प्रोसीजर सर? तो देखो, आपकी इनकम जो आप रिटर्न फाइल करते हो, रिटर्न फाइल करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है? रिटर्न फाइल करने के बाद जो इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं, जो असेसिंग ऑफिसर होते हैं, ठीक है? वो आपकी इनकम को असेस कैसे करते हैं? आपकी इनकम रिटर्न जाता है, रिटर्न ऑफिसर चेक करता है, चेक करके अगर कुछ गड़बड़ है, तो गड़बड़ के लिए आपको स्क्रूटनी करता है, आपको बुलाता है, नोटिस भेजता है आपको कि गलत है, इसका रिप्लाई करो, ठीक है? अगर आपकी बुक्स में कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, तो आपको आपसे वो बुक्स खुलवाएगा आपसे वापस, ठीक है? तो ये सब जो होता है बेटा वो इस चैप्टर में होता है, असेसमेंट प्रोसीजर, जहाँ पे आपकी जो आपने रिटर्न फाइल किए हो, आपके रिटर्न का क्या होता है? असेसमेंट होता है बेटा। असेस करते हैं उन लोग, क्या करते हैं? असेस करते हैं, असेसमेंट होता है इसमें, ठीक है? डन। नेक्स्ट बेटा अपील्स एंड रिविजन। ये चैप्टर क्या है सर? अब सर डिपार्टमेंट ने हमारा केस खोल दिया, डिपार्टमेंट ने क्या हमारी बुक्स खोल दिया, उसने बोला कि तुम्हारी इनकम इतनी बढ़ेगी, तुमने कम इनकम दिखाया हो। मान लो डिपार्टमेंट ने हमारी 10 लाख से इनकम बढ़ा दिया, डिपार्टमेंट 10 लाख से हमारी इनकम बढ़ा दिया, अब हम क्या करेंगे? हम लड़ाई करेंगे। क्या करेंगे बेटा? लड़ाई करेंगे, लड़ाई। लड़ाई कैसे करेंगे? लड़ाई करेंगे थ्रू अपील्स एंड रिविजन। कैसे करेंगे? थ्रू अपील्स एंड रिविजन। हम इससे इसके थ्रू लड़ाई करेंगे, ठीक है? चैप्टर 17 में बेटा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। सर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या है सर? अगर लड़ाई करके थक गए हम, लड़ाई करके थक गए हैं, ठीक है? और हमारा या फिर लड़ाई करने का मन नहीं है, ठीक है?
तो हम सेटलमेंट कर सकते हैं किनके साथ? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ। सेटलमेंट विद डिपार्टमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। से सेटलमेंट क्या सर, ये इलीगल वाले की बात कर रहे हैं? नहीं बेटा, लीगली भी सेटलमेंट होता है। जो इलीगल होता है ना, ऐसे लिफाफा दे के आते हैं, ये लिफाफा लो, चलो ले जाओ सर, हमारा केस सॉल्व कर दो, वो अलग है। उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सेटलमेंट विद डिपार्टमेंट लीगली, इसको हम बोलते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है, इस चैप्टर का नाम पहले आज से 4 साल पहले तक था इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन, बट उसका नाम 3-4 साल से क्या हो गया? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज मिसलेनियस प्रोविजंस। कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस है इसमें। प्रोविजंस टू काउंटरैक्ट अनएथिकल टैक्स प्रैक्टिसेस। सही क्या है सर? ये है ब्लैक मनी एक्ट। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ब्लैक मनी एक्ट के बारे में। ठीक है, ब्लैक मनी के बारे में पूरा पढ़ेंगे हम कि रिच गेट्स रिचर, पुअर गेट्स पुअरर, ब्लैक मनी देश में बहुत बढ़ गया है। ठीक है, शिवाजी द बॉस देखे होंगे अपने सबने फिल्म। ठीक है, तो ये अपन उतना नहीं जाएंगे उसमें। ब्लैक मनी एक्ट का पढ़ेंगे कि भाई उसमें इनकम टैक्स, मतलब उसमें टैक्स कैसे लगता है, कितना टैक्स लगता है, कितनी पेनाल्टी लगती है, कौन सी इनकम पे लगता है, सब पढ़ेंगे अपन इस बारे में इस चैप्टर में। एंड लास्ट इज टैक्स ऑडिट एंड एथिकल कंप्लायंसेस। सर ये चैप्टर पहले ऑडिट में था, अब ये इनकम टैक्स में आ गया है, विच इज़ क्वाइट लॉजिकल, क्योंकि इसमें पूरे जो कंसेप्ट है, पूरे जो क्लॉजेज हैं, वो इनकम टैक्स के क्लॉजेज होते हैं। ठीक है, तो इट्स बेटर कि हम इस चैप्टर को यहाँ पढ़ें। ठीक है, तो टैक्स ऑडिट कैसे करते हैं, कौन से उसमें क्लॉजेज होते हैं, रिपोर्ट में क्या देना पड़ता है, सब पढ़ते हैं हम इस चैप्टर में, टैक्स ऑडिट चैप्टर में। ठीक है, अब मॉड्यूल 4 लास्ट बेटा इंटरनेशनल टैक्सेशन की। ठीक है सर, इस चैप्टर में क्या है सर? पहला है नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन। बड़ा एक मिनट रुकना बस। हम्म, सबसे पहले हम इस पढ़ेंगे बेटा नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन के बारे में। तो ये क्या है सर? इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम एनआर कौन होता है। कोई बाहर का बंदा अगर इंडिया से इनकम कमा रहा है, तो उस इनकम को इंडिया में टैक्स कैसे करना है, उस बारे में पढ़ते हैं हम इस चैप्टर में पूरा, कि भाई बाहर का बंदा है, इंडिया से पैसे कमा रहा है, तो उसको इंडिया में टैक्स करना है। अब कैसे करना है वो पढ़ेंगे। जो बेटा आप पूछ रहे थे ना, कोई बच्ची पूछी थी ना अभी मुझे थोड़ी देर पहले, यशिका, कि अक्रू अराइज इन इंडिया वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा अपन, कि कौन सी इनकम इंडिया में अक्रू होती है, कौन सी इनकम अराइज होती है, वो सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम डबल टैक्सेशन रिलीफ। ठीक है सर, व्हाट इज डबल टैक्सेशन रिलीफ? अब बहुत बेसिक एग्जांपल है। अभी आपका बाहर कौन सा प्लेयर इंडिया में आके खेलता है, जैसे अभी एबी डिविलियर्स है, वो तो खेलना बंद कर दिया है। कौन सा ऐसा अच्छा प्लेयर जो आपको पता होगा जो खेलता है इंडिया में आके? तो ट्रेविस हेड है। छोटो, इसको याद करके गुस्सा आता है, वर्ल्ड कप हराया था हमको इसने। तो ऐसे क्रिस गेल है मान लो, ये हम सबको पता होगा। ठीक है, क्रिस गेल कहाँ का है सर? ये वेस्ट इंडीज का है। अब ये इंडिया में आके खेलने वाला है। ठीक है, इंडिया में खेलता है आके, तो इंडिया में आके खेलता है, तो इंडिया से पैसे कमाता है, इंडिया से पैसे कमाता है। तो अब ये इंडिया से पैसे कमाता है, तो इंडिया वाले क्या बोलेंगे, भाई तूने यहाँ से पैसे कमाए, यहाँ टैक्स भर चल। तूने पैसे कहाँ से कमाए? इंडिया से कमाया ना, चल टैक्स भर इंडिया में। और जो जब ये घर जाएगा अपने, चलो वो बोलेगा हाँ ठीक है सर, पैसे कमाए मैंने यहाँ से, टैक्स भर देता हूँ मैं। ये घर जाएगा ना अपने घर वेस्ट इंडीज़, तो वेस्ट इंडीज़ वाले क्या बोलेंगे, ए भाई तुम्हारे रहता है ना यहाँ पे इंडिया, वहाँ तू वेस्ट इंडीज़ में रहता है ना, यहाँ टैक्स भर अब। तो इसको 2 बार टैक्स लग जाएगा एक ही इनकम पे। मान लो इसने इंडिया में आईपीएल से 2 करोड़ रुपए कमाए, कितने? 2 करोड़ रुपए। तो हम इंडिया वाले क्या बोलेंगे, चल भाई तूने इंडिया से पैसे कमाए ना आईपीएल से, चल यहाँ पैसे भर के, यहाँ टैक्स भर के जा।
हमने यहाँ टैक्स ले लिया उससे, वो वेस्ट इंडीज वापस गया, वो बोलेंगे भाई तू हमारे यहाँ का है ना, तो यहाँ भी टैक्स भर। तो ऐसे में जो लोग बाहर से पैसा कमाएंगे दूसरी कंट्री से, उसको कभी भी 2 बार टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, 2 बार टैक्स देना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए कि किसी इंसान को 2 बार टैक्स ना देना पड़े, उसके लिए आया बेटा डबल टैक्सेशन रिलीफ। ठीक है, इस चैप्टर को हम बोलते हैं DTAA भी बोलते हैं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ठीक है, एक एग्रीमेंट होता है दोनों कंट्रीज में। ठीक है, जिसमें क्या एग्रीमेंट होता है कि भाई हमारे यहाँ के बंदे एक दूसरे के आएंगे तो उन पे एक ही बार टैक्स लगाएंगे, अपन 2 बार टैक्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये होता है बेटा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, DTAA। ठीक है, इसके अलावा एक चैप्टर बेटा ट्रांसफर प्राइसिंग। ये क्या है सर, व्हाट इज दिस? बहुत ईजी है, बेसिक है एकदम। जैसे अब कॉस्टिंग आपको है नहीं, कॉस्टिंग में ही पढ़ते थे पहले ट्रांसफर प्राइसिंग हम लोग। ठीक है, अब यहाँ एक बार समझना, बहुत ईजी बात है। एक्चुअली इंडिया है, वो एक्चुअल दुबई को शैम्पू बेच रही है। क्या बेच रही है? शैम्पू बेच रही है। ठीक है, इस शैम्पू जो प्राइस है ना, ये 100 रुपए का है। ठीक है, अब दुबई में सर टैक्स ना क्या है पता है? 0%। और इंडिया में कितना है? इंडिया में 30% टैक्स है। तो इन लोग क्या करेंगे कि शैम्पू जो बेच रहे हैं 100 रुपए का, 100 रुपए का शैम्पू जो है, ये दिखाएंगे हमने 70 में बेचा। कितने में बेचा? 70 में बेचा। मतलब 70 में बेचेंगे, जिसका प्राइस 100 रुपए होना चाहिए। 100 रुपए नॉर्मल प्राइस है उसका, मार्केट प्राइस, हमने 70 में बेचा। उससे क्या होगा? उससे इंडिया में इनकम कम होगी, एक्चुअल दुबई में इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है, एक्चुअल दुबई में इनकम कैसे बढ़ेगी? बढ़ेगा, सस्ते में खरीदेंगे, आगे महंगे में बेचेंगे, दुबई में इनकम बढ़ेगी ना। इंडिया में 30 रुपए से इनकम कम हो गई। ठीक है, तो अब 70 में बेच रहे हैं अपन, हमारी ही ब्रांच चाहिए एक्चुअल दुबई, हमने जुगाड़ कर लिया प्राइस का। उससे क्या हुआ, इंडिया में इनकम कम हुई, टैक्स कम लग गया, टैक्स बच गया हमारा। तो ये नॉर्मली करती कंपनीज, तो ये कंपनीज ना करें, उसके लिए चैप्टर आया ट्रांसफर प्राइसिंग। इसमें हम क्या बोलते हैं कि तुम किस प्राइस पे ट्रांसफर करोगे हम डिसाइड करेंगे। तुम किस प्राइस पे ट्रांसफर करोगे ये हम डिसाइड करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक है, डन, ओके। अब बेटा 3 चैप्टर है ऐसे, बैप्स 4 चैप्टर है आखिरी के, थ्योरी चैप्टर। अब इस बारे में तुम अभी ना भी पढ़ो, चलता है तुम्हारा, तुमको तो इस बारे में अभी समझने की जरूरत नहीं है, कुछ भी समझाने लायक है भी नहीं। फालतू थ्योरी चैप्टर से आखिरी के पढ़ेंगे अपन अच्छे से उस टाइम पे, बट अभी इसको ओवरव्यू में समझने की जरूरत नहीं है। एक चैप्टर एडवांस लेंगे, ये समझ लो कि क्या होता है। कोई बाहर का बंदा इंडिया में आता है ना, तो उसको बहुत अनसर्टनिटी रहती है कि भाई मेरी इनकम इंडिया में टैक्स कैसे होगी, मुझे पता नहीं है। भाई कितना बड़ा टैक्स लग सकता है इंडिया में, इंडिया में कितना बड़ा टैक्स लग सकता है, राइट? तो वो क्या करता है, वो इंडिया में आता है, गवर्नमेंट से बात करता है, वो बोलता है मुझे एडवांस में आप रूलिंग दे दो, मुझे एडवांस में आप बता दो कि मुझे कितना कितना टैक्स लगने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा ये बिजनेस है, मेरी ये इनकम है, मेरी ये इनकम और इस बिजनेस पे कितना कितना टैक्स लगने वाला है, अपन एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, ताकि मुझे बाद में कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि कोई भी नई कंट्री में जाएगा समझ लो, तो यार उनको दिक्कत होती है ना यार, वहाँ का टैक्स। जैसे मैं भी मान लो मैं चाइना गया था अभी, मान लो चाइना में इनकम कमा रहा हूँ मैं, तो मुझे वहाँ के टैक्स लॉस नहीं पता यार, तो मुझे डर तो रहेगा ना। इसलिए बाहर के बंदे यहाँ पे आ रहे हैं, उनको डर रहेगा क्या टैक्स लगने वाला पता नहीं। तो आके उन लोग पहले एडवांस रूलिंग ले लेते हैं, एडवांस रूलिंग कि देखो सर मेरा बड़ा काम है, मैं ये पैसे कमाने वाला हूँ, इतना बिजनेस, ये इस बिजनेस में मतलब ये बिजनेस करने वाला हूँ, मैं ये प्रोडक्ट बेचने वाला हूँ इंडिया में, इसका मुझे कितना टैक्स लगने वाला है बता दो अभी से। तो वो लोग प्रिपेयर्ड रहते हैं। तो ये होती है एडवांस रूलिंग। ठीक है, थोड़ा इतना ही हमको पढ़ना है पूरे इनकम टैक्स में। ठीक है, ज़्यादा नहीं, छोटा सा ही इनकम टैक्स, बहुत बड़ा नहीं है। लगता है लोगों को बहुत बड़ा, अपन बहुत छोटा कर लेंगे इसको।
चिंता मत करो। हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे जिससे आपको बहुत छोटा लगेगा ये, ठीक है? आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। यू विल एन्जॉय इट अ लॉट। आप एन्जॉय करोगे टैक्स को, इनकम टैक्स को, ठीक है? अभी अपन ने ओवरव्यू लिया ना पूरे सब्जेक्ट का। अपन चैप्टर पे जब स्टार्ट करेंगे बेटा कोई भी चैप्टर, तो हम पहले ओवरव्यू लेंगे कि भाई इस पूरे चैप्टर में क्या-क्या है? हम वो पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, है ना? क्लियर हुआ कि बेटा बताओ मुझे एक बार? क्लियर हुआ क्या? बताओ मज़ा आया? समझा सब कुछ? सब कर लेंगे सर, सब कर लेंगे। यस? तो बेटा हमने अभी सब्जेक्ट का ओवरव्यू लिया कि ये अपन पूरे सब्जेक्ट में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो आज अपना इंट्रोडक्टरी क्लास था जिसमें हमने ये सब समझा आज, है ना? इसके अलावा ठीक है, जो ये साल है 2026 जो आपका नेक्स्ट ईयर आने वाला है बेटा, जिसमें आपका एग्ज़ाम है, ठीक है? मेक इट योर ईयर, ठीक है? मतलब बहुत मेहनत करो, इस साल सीए बन जाओ। आपका साल बना लो इसको, ठीक है? कि आप ये साल याद रखो। जैसे 2019 मेरा साल था, मैंने उस साल बहुत मेहनत किया। मैं उस साल ही सीए बना। मैंने उस साल बहुत कुछ अचीव किया अपनी लाइफ़ में। सीएस का मैंने सारे ग्रुप्स ऑलमोस्ट क्लियर कर लिए थे, बस एक एक ग्रुप बच गया मेरा। तो मैंने काफ़ी कुछ किया उस साल, पूरा साल भर पढ़ाई किया, बहुत मेहनत किया, व्हिच मेड मी व्हाट आई एम टुडे, राइट? वैसे 2026 जो है ना आपका साल बनना चाहिए। इस साल आप सीए बन जाओ बस। इस साल खूब मेहनत करो, मतलब ये जो अभी से लेके 2026 का एंड है, ये आपका लाइफ चेंजिंग होना चाहिए, ठीक है? और इस साल याद रहना चाहिए आपको भाई मैंने इतनी मेहनत किया था इस साल, मैं सीए बन गया हूँ, बन गई हूँ, ठीक है? ओके, डन। बाकी मैं मोटिवेशन की बात नहीं करूँगा आपसे, ये सब बातें मैं बीच-बीच में करता रहूँगा आपसे। मैं लिख के लेके आया था, बट अपन करेंगे ये सब चीज़ें, ठीक है? अभी राइट नाउ मुझे आपसे ये बोलना है कि हम लोग क्लास में अप्रोच कैसे करेंगे रोज़? हम लोग क्लास नोट्स अपन पढ़ाई बेटा कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट डे से। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसमें मैं कुछ चीज़ें लिख के आपको यहाँ पे पूरे एग्ज़ाम्पल्स जो बनाऊँगा जितने भी, जो भी एग्ज़ाम्पल्स करूँगा, उसे क्लास नोट्स बनेंगे। आपको दिखाता हूँ क्लास नोट्स, जैसे मेरे क्लास नोट्स पहले क्लास नोट्स जैसे चैप्टर के हैं कुछ नोट्स, ठीक है? तो ऐसे मैं नोट्स लिखता हूँ बेटा, कुछ चीज़ें लिखता हूँ मैं। कुछ चीज़ें लिख के लेके आऊँगा, कुछ चीज़ें यहीं पे लिखूँगा एग्ज़ाम्पल्स, ठीक है? ये हम लिखते हैं पूरा। तो मैं आपको ये पीडीएफ पूरा दे दूँगा, ठीक है? ये पीडीएफ खुद भी यूज़ कर सकते खुद यूज़ भी कर सकते हो या फिर आपको लिखने की इच्छा है आप लिख भी सकते हो। जैसे फर्स्ट चैप्टर है जो टेक्स्ट वाला चैप्टर है, वो तो हम पूरा लिखने वाले हैं, पूरा लिखना है आपको साथ में मेरे, सॉल्व करना है, ठीक है? ये आपको एक रजिस्टर बनाना है खुद का, उस रजिस्टर में हम लोग क्या करेंगे, ऐसा सब लिखने वाले हैं चीज़ें, ठीक है? इसके अलावा आपको और क्या करना है, बस डेली 30 मिनट पढ़ाई करना है, रोज़ मेरे साथ रिवाइज़ करना है जो मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है? और दिमाग अपना खुला रखना और पूरी बातें सुनना है क्लास में एंड मेक श्योर करना है कि क्लास में सब कुछ समझ में आ रहा है आपको, ठीक है? क्लास अपनी काफ़ी इंटरेक्टिव रहेगी, आपको बोर बिल्कुल होने नहीं दूँगा मैं, ठीक है? आज बहुत सारी हमने बहुत सीरियस-सीरियस बातें की है, बट जब हम पढ़ाई करेंगे नॉर्मली, तो हम बहुत मज़े से आराम से बैठ के पढ़ाई करेंगे एंड इट इज़ एज़ गुड एज़ कि मैं आपका बड़ा भाई हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? हम साथ में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, मैं बड़ा भाई हूँ, हम साथ में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? हम डिस्कस करते हुए पढ़ेंगे पूरा। जहाँ भी डाउट आएँगे आपको मैं पूरे डाउट्स क्लियर करूँगा आपके यहीं पे, इधर हिच, ठीक है? ओके? सर कल कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा? कल हम टेक्स्ट रीड से स्टार्ट करेंगे बेटा। टेक्स्ट रीड्स एंड बेसिक्स। हम इससे स्टार्ट करेंगे। आज इंट्रोडक्टरी सेशन था, ठीक है? आज के लिए जो हमने पढ़ा वो इनफ है। हम कल से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, अपनी मेन पढ़ाई स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है? ओके बेटा?
ठीक है? तो दैट्स इट। जो बच्चे यूट्यूब पे ये डेमो देख रहे हैं, सर रफली कितने पेजेस चैप्टर बनाना है? आप मुझे बता दो सर, 200-300 पेजेस का बना लो, ज़्यादा ज़्यादा लिखने का नहीं रहेगा, 200-300 पेज का काफ़ी रहेगा, 200-250 पेज जो भी आता है बना लो वो, ठीक है? और जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं या डेमो, उनको बता दूँ कि हमारा ये जो प्राइस है अभी ऑफर प्राइस है बेटा 7999 पे, ये प्राइस बढ़ने वाला है, 5 दिन बाद बढ़ जाएगा। तो आपको अगर बैच लेना है तो आप ले सकते हैं बैच ये, ठीक है? हम कल से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। आज हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन था पूरा, जिसमें हमने समझा चैप्टर को पूरा, सब्जेक्ट को समझा पूरा, सब्जेक्ट कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है हमको, एंड कल से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जो बच्चे लाइव बैठे हैं, उनके कुछ डाउट्स होंगे तो मैं भी बस रिकॉर्डिंग स्टॉप करके डाउट्स लूँगा, ठीक है? ओके, सी यू, साइनिंग ऑफ। वीडियो यूट्यूब पे जो भी देख रहा है लाइक कर देना, कमेंट्स में कोई डाउट होगा आपको तो पूछ लेना मुझसे, मैं बता दूंगा, आपको डाउट्स सॉल्व कर देंगे। एंड दैट्स इट, सी यू, बाय बाय, मिलते हैं कल।